इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 311। आम आदमी सोच सकता है कि अपनी अद्भुत ताकत के अलावा ये फ्रॉस्ट जायंट कुछ खास नहीं था, लेकिन आरव मेहरा जानता था कि यह एलिमेंटल अवतार का असली रूप था। भयावह गति, चौंकाने वाली शक्ति और एक शक्तिशाली शरीर। हर छोटी हरकत आसपास के बर्फ के तत्वों को हिला देती थी। यह एलिमेंटल अवतार के अंतिम रूप से बहुत दूर नहीं था। हैंसन जो एलिमेंटल अवतार दिखा रहा था, वह आरव मेहरा के अवतार से भी ज्यादा शक्तिशाली था। आखिरकार आरव मेहरा ने अभी अभी हाई मैच दायरे में प्रवेश किया था, इसलिए अपने एलिमेंटल अवतार पर उसका नियंत्रण पूरी तरह से नहीं था। मर जाओ! फ्रॉस्ट जायंट की दहाड़ ने आसपास के बर्फ के तत्वों को उन्मत्त कर दिया। यहां तक कि आरव मेहरा की लपटें भी एक पल के लिए मंद पड़ गईं। उसी समय फ्रॉस्ट जायंट के हाथ जमीन पर गिरे, जिससे एक बड़ा छेद बन गया और आसपास के इलाकों में बड़ी मात्रा में पत्थर बिखर गए। फ्रॉस्ट जायंट के जोरदार प्रहार के बाद आसपास के बर्फ के कण ठंडी आंधी के बीच में चले गए, जिससे कई दर्जन बवंडर बन गए, जिनमें बर्फ के टुकड़े घूम रहे थे। उन्होंने तुरंत आरव मेहरा के बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया। इसके अलावा ये केवल शुरुआत थी। 10 बवंडर बुलाने के बाद हैंसन नहीं रुका। उसकी बर्फ से ढकी भुजा अचानक फैली और एक फ्रॉस्ट लांस जो कुछ मीटर लंबा था उसके हाथ से निकल गया। इसके बाद एक जोरदार आवाज आई, क्योंकि लांस ने एक गड़गड़ाहट वाली गड़गड़ाहट की। इस तरह की गड़गड़ाहट वाली शक्ति ड्रैगन को भी चकित कर सकती थी। ऐसी शक्ति के साथ फ्रॉस्ट लांस बिजली की तरह चला और केवल प्रकाश की एक नीली चमक दिखाई दे रही थी। हेवंस! रॉस दंग रह गया। इस स्तर पर लड़ाई उसकी समझ से कहीं ज्यादा थी। 5वें रैंक के उच्च जादूगर की शक्ति इस स्तर की लड़ाई में एक बच्चे से अलग नहीं थी। रॉस के पास हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं था और वह केवल ये देख सकता था कि हैंसन ने दर्जनों बर्फीले बवंडर बुलाए और अपने छोटे चचेरे भाई पर यह बहुत ही प्रभावशाली भाला फेंका। हैंसन चार्लोट जो शक्ति दिखा रहा था, वह रॉस की समझ से कहीं अधिक थी। ये बहुत शक्तिशाली और बहुत भयावह था। रॉस कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसका छोटा चचेरा भाई इस फ्रॉस्ट लांस के खिलाफ क्या कर सकता है। जब फ्रॉस्ट लांस हवा में फटा तो रॉस दंग रह गया। ये खत्म हो गया है, हम खत्म हो चुके हैं। शायद उसका चचेरा भाई रूनिक शील्ड का इस्तेमाल करके ही टिक सकता था, ठीक वैसे ही जैसे विलियम ने मेहरा फैमिली मैनर में किया था। लेकिन अगर रूनिक शील्ड की सुरक्षा इतनी जल्दी खत्म हो जाती, तो उसका छोटा चचेरा भाई हारने से बहुत दूर नहीं होता। सावधान! रॉस ने अपने हाथ को कसकर पकड़ लिया, ध्यान से उस बिजली की तरह तेज फ्रॉस्ट लांस को देख रहा था। इसके तुरंत बाद रॉस ने एक जोरदार धमाका सुना। भाड़ में जाओ! रॉस ने शाप दिया, क्योंकि वह सुन सकता था कि यह फ्रॉस्ट लांस द्वारा ढाल मंत्र मारने की आवाज थी। निश्चित रूप से रॉस ने अपनी आंखें खोलने के बाद उसने देखा कि फ्रॉस्ट लांस बर्फ के अनगिनत टुकड़ों में बदल रहा था, क्योंकि यह उसके छोटे चचेरे भाई के ठीक सामने अवरुद्ध था। ये वास्तव में एक रूनिक शील्ड थी। रॉस ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। चूंकि रूनिक शील्ड तस्वीर से बाहर थी, इसलिए लड़ाई पहले ही हार चुकी होगी। क्योंकि हैंसन का बर्फ के जादू पर नियंत्रण था, इस आइस एलिमेंटल अवतार रूप में सर्वशक्तिमान के करीब। उसे फ्रॉस्ट लांस जैसे अनगिनत 3 मंत्रों को डालने के लिए केवल एक चरित्र कहने की आवश्यकता थी। और निश्चित रूप से जैसे ही पहला फ्रॉस्ट लांस फटा, हैंसन के हाथों में एक और दिखाई दिया, उसी बिजली की गति और गड़गड़ाहट के साथ उड़ रहा था। दूसरा फ्रॉस्ट लांस हवा में उड़ गया, आरव मेहरा को निशाना बनाते हुए। फिर तीसरा और चौथा और 5वां था। हर फ्रॉस्ट लांस ने रॉस के दिल को डूबा दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसके चचेरे भाई की रूनिक शील्ड कई और हमलों को संभाल नहीं सकती थी। अगला फ्रॉस्ट लांस बाधा को चीरकर उसकी छाती को छेद सकता था। तेज दिमाग! तेज दिमाग! तेज तेज! रॉस के कपड़े ठंडे पसीने से भीगे हुए थे, उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। तीव्र दिमाग उसके दूर के चचेरे भाई के लिए लड़ाई में बने रहने का एकमात्र तरीका था। शार्प माइंड की गणना शक्ति पर भरोसा करके ही वह रूनिक शील्ड की खपत को अनुकूलित कर सकता था। इस स्तर की लड़ाई में हर सेकंड जो हासिल किया जा सकता था, वह बहुत महत्वपूर्ण होगा। इससे उसके छोटे चचेरे भाई को बचने और वापस आने का रास्ता खोजने के लिए अधिक समय मिलेगा। अरे, तुम शार्प माइंड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? रॉस समझ नहीं पा रहा था कि उसका छोटा चचेरा भाई क्या सोच रहा था। फिर भी वह बर्फ के बवंडर से बचते हुए और कुछ अग्नि मंत्र वापस फेंकते हुए किसी तरह पागल फ्रॉस्ट लांस हमले का विरोध कर रहा था। यह एक अद्भुत प्रदर्शन था। ये देखकर रॉस को कोसने का मन हुआ। हर जगह बवंडर हैं, सामने फ्रॉस्ट लांस हैं, और तुम्हारी रूनिक शील्ड पहले ही मंद पड़ने लगी है। आपको जो करना चाहिए वह है शार्प माइंड का उपयोग करके समय प्राप्त करना, ताकि आप दूसरी रूनिक शील्ड का उपयोग कर सकें, न कि अग्नि मंत्रों का जाप करने में समय बर्बाद करें। ऐसी स्थिति में अग्नि मंत्रों का जाप करने का क्या मतलब है? क्या आप हैंसन की जीत का जश्न मनाने के लिए कुछ आतिशबाजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए बारबेक्यू दावत तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं? रॉस ने वास्तव में हार मान ली थी। रॉस को शुरू में लगा कि इस युवा दूर के चचेरे भाई को बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, ताकि वह रेड ड्रैगन मर्सिनरी ग्रुप के संरक्षण में रहते हुए स्टेन वॉटसन को मार सके। भले ही वह उस ताकत से हैंसन चार्लोट को हरा न सके, लेकिन उसे भागने के लिए पर्याप्त समय पाने में बहुत दूर नहीं होना चाहिए, है न? अब रॉस मेहरा को लगा कि वह गलत था। वास्तव में उस छोटे चचेरे भाई द्वारा प्रदर्शित ताकत वास्तव में आर्कमेज स्तर की थी।
लेकिन जिस तरह से लड़ाई आगे बढ़ रही थी उससे उस छोटे चचेरे भाई की लड़ाई कौशल उसकी ताकत से बहुत पीछे रह गई थी। ये वाकई परेशान करने वाला था। उसके पास ताकत तो थी लेकिन वह उसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसका क्या मतलब था? क्या अफसोस है, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ। रॉस सच में चाहता था कि उसके पास आर्कमेज की शक्ति हो। रॉस का मानना था कि अगर वह एलिमेंटल अवतार का इस्तेमाल कर रहा होता तो लड़ाई इतनी एक तरफा नहीं होती। कम से कम उसका नियंत्रण और लड़ने की क्षमता उसके दूर के चचेरे भाई से कहीं ज्यादा थी। अगर वह मंच पर चढ़ता तो वह ऐसी दुखद परिस्थितियों में नहीं फंसता और उसे बस अपनी मौत का इंतजार करना पड़ता। उसके पास हैंसन के हाथों संघर्ष करने के कई तरीके थे और अगर वह हार भी जाता तो वह इतनी दुखद हार नहीं पाता। आखिर यह घटिया प्रदर्शन क्या था? उसने अब तक 1 दर्जन से ज्यादा बेतरतीब आग के मंत्र डाले थे और आसपास के माहौल को आग से ढक दिया था। ये बहुत आश्चर्यजनक लग रहा था, लेकिन इसका क्या मतलब था? हैंसन चार्लोट का आइस एलिमेंटल अवतार एक फ्रॉस्ट जायंट का था। यह एलिमेंटल अवतार का एक उच्च स्तरीय रूप था। आसपास के वातावरण को साधारण लपटों में बदलना तो दूर की बात है, भले ही लपटें बेहद शुद्ध हों, फ्रॉस्ट जायंट का शरीर जो कठोरता में देवताओं से प्रतिस्पर्धा करता है उन्हें महसूस ही नहीं करेगा, जब तक कि ये लपटें किसी आर्कमेज को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली न हों। लेकिन अगर वह वास्तव में आर्कमेज को कुचल सकता है तो वह हैंसन चार्लोट को इतना परेशान क्यों होने देगा? पर्याप्त शक्ति के साथ एक साधारण विंडब्लेड हैंसन की जान लेने के लिए पर्याप्त होगा। ये खत्म हो गया है। रूनिक शील्ड की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई है। छोटे चचेरे भाई, जल्दी से उस आग के जादुई उपकरण का उपयोग करो। रॉस इतना चिंतित था कि वह हैंसन का ध्यान आकर्षित करने के जोखिम पर भी खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। दुर्भाग्य से रॉस की चीख को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया। चाहे वह आरव मेहरा हो या हैंसन, उन्होंने उस पर एक नज़र भी नहीं डाली। इस समय आरव मेहरा के ज्वलंत रूप पर सुरक्षात्मक अवरोध समाप्त हो गया और हैंसन एक और फ्रॉस्ट लांस तैयार कर रहा था। वह फ्रॉस्ट लांस कभी भी आरव मेहरा की छाती में घुस सकता था, लेकिन आरव मेहरा चिंतित नहीं था। बर्फ के बवंडर और आग की लपटों ने बर्फ और लपटों का एक नरक बना दिया। राजीव मेहरा, मैं देखूंगा कि तुम इसे कब तक सहारा दे सकते हो। हैंसन चार्लोट ने एक और दहाड़ लगाई क्योंकि एक और फ्रॉस्ट लांस फेंका गया। यह अंतिम प्रहार था। 10 सेकंड बचे हैं। आरव मेहरा की आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसके सामने खड़े हैंसन ने भी इसे नहीं सुना। युवा हाईमेज ने इस घातक फ्रॉस्ट लांस का सामना किया और अभी भी कुछ कहने का समय था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों ने उसके शब्द सुने या नहीं। जैसे ही हैंसन ने एक चाल चली, आरव मेहरा के शरीर पर एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। यह एक रूनिक शील्ड थी। अध्याय 312। क्या हुआ? चाहे रॉस मेहरा हो या हैंसन चार्लोट, वे दोनों ही उस रूनिक शील्ड को देखकर दंग रह गए। यह अतार्किक था। रूनिक शील्ड कैसे दिखाई दे सकती है? दोनों ही उच्च जादूगर थे। उन्हें मंत्रों के कूलडाउन और चैनल किए गए मंत्रों के मैना थकावट के बारे में कैसे पता नहीं चल सकता था? ये वो ज्ञान था जो हर जादूगर को पता होना चाहिए। ये पहले से ही हैंसन और रॉस के दिमाग में गहराई से समाया हुआ था, जिससे वे अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया कर रहे थे। जादू की दुनिया में इस तरह के कुछ नियम कभी नहीं बदले जा सकते, यहाँ तक कि स्वर्ग रैंक के अस्तित्वों के लिए भी, या स्वर्ग रैंक से आगे के अस्तित्वों के लिए भी। जब तक कि वे खुद को जादू की दुनिया से अलग नहीं कर लेते, वे उस नियम को कभी नहीं बदल पाएंगे। हो सकता है कि कुछ बेहद शक्तिशाली अस्तित्व मंत्र कूलडाउन को कम कर सकें, लेकिन इसे पूरी तरह से अनदेखा करना असंभव था। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि वह युवा उच्च जादूगर इतना शक्तिशाली होने से कोसों दूर था। लेकिन उस रूनिक शील्ड में क्या समस्या थी? आखिरकार पिछली रूनिक शील्ड कुछ सेकंड पहले ही गायब हो गई थी, तो वह दूसरी रूनिक शील्ड का उपयोग कैसे कर सकता था? ये भयानक था। अगर किसी जादूगर के पास ऐसी क्षमता होती और वह हमेशा रूनिक शील्ड द्वारा सुरक्षित रहता, तो वे अजेय होते। जादूगर चोटों को पूरी तरह से अनदेखा कर सकता था और अपनी कास्ट बाधित होने से नहीं डरता। इस तरह का जादूगर बहुत डरावना होता। यह एक ऐसा अस्तित्व होगा जो संतुलन को तोड़ देगा। रुको, रॉस ने अचानक कुछ नोटिस किया। ये रूनिक शील्ड पिछली वाली से अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? रॉस ने अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ी। वे वास्तव में अलग हैं। इस बार रॉस को यकीन हो गया कि उसने कोई गलती नहीं की है। वास्तव में वह रूनिक शील्ड वास्तव में पहले से अलग थी। सबसे स्पष्ट हिस्सा वह प्रकाश था जो और भी अधिक चमकीला चमक रहा था। अनगिनत रून एक साथ मिलकर उस चमकदार प्रकाश का निर्माण कर रहे थे जो गहरा और स्पष्ट लग रहा था। उत्सर्जित होने वाले मैना उतार चढ़ाव ने एक अचल भावना दी। वास्तव में उस रूनिक शील्ड ने रॉस मेहरा को वास्तव में वह भावना दी। अटूट, अचल। उस रूनिक शील्ड को देखकर रॉस को वास्तव में समझ में आया कि उसका छोटा चचेरा भाई कितना निपुण था। हर कोई जानता था कि रूनिक शील्ड की ताकत संघनित रूनों की मात्रा पर निर्भर करती है। जितने अधिक रून संघनित होंगे, रूनिक शील्ड उतनी ही मजबूत होगी। अभी अभी उभरी रूनिक शील्ड को केवल अपमानजनक ही कहा जा सकता है। रॉस को यहाँ तक लगा कि कई आर्कमेज ऐसी दुर्जय रूनिक शील्ड बनाने में सक्षम हो सकते हैं। इसके विपरीत पहले वह रूनिक शील्ड केवल एक मजाक थी। क्या ये हो सकता है? रॉस अचानक डर गया। क्या ये हो सकता है कि पिछली रूनिक शील्ड ही नहीं थी? हाँ,
यह एकमात्र कारण था जो यह समझा सकता था कि ये दूर का चचेरा भाई स्पेल कूलडाउन को अनदेखा क्यों कर सकता था और क्यों दो रूनिक शील्ड शक्ति के मामले में इतने अलग थे। उसने रूनिक शील्ड का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अगर उसने रूनिक शील्ड का इस्तेमाल नहीं किया होता तो उसने क्या किया? क्या उसने रूनिक शील्ड को जबरन सिम्युलेट करने के लिए अन्य शील्डिंग स्पेल का इस्तेमाल किया था? इस संभावना ने रॉस को डरा दिया। अगर यह सच में ऐसा था तो यह वाकई अपमानजनक होगा। ये कैसे हो सकता है? एक हाई मैज मैना शील्ड, एलिमेंटल शील्ड और रूनिक शील्ड का इस्तेमाल कर सकता है, उनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं थीं, तो वह रूनिक शील्ड को जबरन सिम्युलेट कैसे कर सकता था? रुको, क्या वह आइस फायर शील्ड थी? यह एक रक्षात्मक मंत्र था जिसके बारे में अफवाह थी कि यह बहुत लचीला है, लेकिन इसे जादूगरों द्वारा ज्यादातर समय भुला दिया जाता था क्योंकि इसकी कमजोरियां बहुत स्पष्ट थीं। इसमें बहुत कठोर नियंत्रण आवश्यकताएं थीं। आइस शील्ड शारीरिक हमलों का प्रतिरोध कर सकती थी, जबकि फायर शील्ड जादुई हमलों को रोक सकती थी, और यह केवल जादूगर के शरीर के चारों ओर बचाव कर सकती थी, जिससे यह अन्य 3 सुरक्षा मंत्रों से अतुलनीय हो जाती थी। लेकिन रॉस जानता था कि एक बार जादूगर का नियंत्रण एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाने के बाद आइस फायर शील्ड की शक्ति अन्य 3 शील्ड से उतनी कम नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से एक रूनिक शील्ड की तरह आइस फायर शील्ड को संचालित करने में सक्षम होना केवल चौंकाने वाला ही कहा जा सकता है। रॉस की नज़र अब काफ़ी जटिल थी क्योंकि वह अपने चचेरे भाई को देख रहा था, और रॉस अकेला नहीं था। हैंसन चार्लोट के लिए भी यही स्थिति थी। उस रूनिक शील्ड की उपस्थिति ने हैंसन चार्लोट को डरा दिया। वह मौके पर ही जम गया। उसके हाथों में फ्रॉस्ट लांस पहले से ही आकार ले चुका था, लेकिन फेंका नहीं गया था। लेकिन हैंसन के पास दिवास्वप्न देखने का समय नहीं था। आरव मेहरा द्वारा अपना रूनिक शील्ड बनाने के बाद वह अपनी अटूट रक्षा के साथ अविचलित रहा। बर्फ के बवंडर सभी दिशाओं से मीट ग्राइंडर की तरह सीटी बजाते हुए आए, पूरी सड़क को उलट दिया। लेकिन अब आरव मेहरा को ये बवंडर अस्तित्वहीन लग रहे थे। आरव मेहरा एक अत्याचारी मुद्रा में आग की लपटों से घिरा हुआ था और अनगिनत बर्फ के बवंडर की दीवार से गुजरा। रूनिक शील्ड के अनगिनत रूनों को बवंडर से कोई नुकसान नहीं हुआ, वे केवल एक बार फिर से संघनित होने से पहले हिल गए। रूनों में अराजकता का कोई निशान नहीं था। ये कैसे हो सकता है? आरव मेहरा के अत्याचारी रुख ने हैंसन को जगा दिया। इस फ्रॉस्ट जायंट ने उस फ्रॉस्ट लांस को फेंकने से पहले घबराहट में दहाड़ लगाई। आरव मेहरा पर बमबारी जारी रखी, लेकिन लांसों में उतनी ताकत नहीं थी। वे एक के बाद एक आरव मेहरा पर गिरे, लेकिन उन्हें जरा भी नुकसान नहीं हुआ। जैसा मैंने सोचा था। 10 सेकंड। जैसे ही आखिरी फ्रॉस्ट लांस आग की लपटों के बीच से उड़ी, आरव मेहरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दिखाई दी। क्या मतलब है? हैंसन चौंक गया। वह फ्रॉस्ट लांस से हमला करते हुए ऊपरी हाथ रखता था, जिससे उस युवा हाई मैच को अपनी रूनिक शील्ड से ब्लॉक करना पड़ता था। लेकिन किसी कारण से जब उसने उस युवा हाई मैच की मुस्कान देखी तो वह अचानक घबरा गया। ऐसा लगा जैसे कोई खतरनाक चीज आ रही है। लेकिन खतरा क्या था? हैंसन चार्लोट ने इसके बारे में सोचा, लेकिन समझ नहीं पाया। वह बिल्कुल सुरक्षित था। वह आगे जाकर हमला कर सकता था या पीछे हटकर बचाव कर सकता था। तो क्या हुआ अगर वह युवा हाई मैच एक और रूनिक शील्ड डालने में कामयाब हो गया? रूनिक शील्ड में कोई आक्रामक गुण नहीं था, और जैसे जैसे समय बीतता गया ये जल्दी या बाद में गायब हो जाएगा। हैंसन को विश्वास नहीं था कि यह युवा उच्च जादूगर एक और रूनिक शील्ड डाल सकेगा। हाँ, लड़ाई पहले ही इस चरण पर पहुंच चुकी थी, फिर भी उसे खतरा कैसे महसूस हो सकता था? अच्छा, इस मंत्र का समय बहुत लंबा है। हैंसन चौंक गया। फिर उसने एक ज्वाला को उड़ते हुए देखा और दर्जनों बिखरी हुई ज्वालाएं अचानक एक साथ जुड़ गईं, जिससे सैकड़ों मीटर तक फैली ज्वालाओं का एक सच्चा समुद्र बन गया। इससे पहले कि हैंसन समझ पाता कि क्या हो रहा है, वे ज्वालाएं समुद्र की लहरों की तरह लहराने लगीं। पहले तो हैंसन ने उपहास किया क्योंकि उसे लगा कि वह अपने उच्चस्तरीय एलिमेंटल अवतार आकार के साथ ज्वालाओं से प्रभावित नहीं होगा जब तक कि उनमें उसे पूरी तरह से कुचलने की शक्ति न हो। उसकी शक्ति 1000 आत्माओं के बलिदान से आ रही थी, जो एक शीर्ष सच्चा आत्मा जादू उपकरण था। एक 20 साल का बच्चा उसे कैसे हरा सकता था? लेकिन हैंसन ने बहुत जल्दी हंसना बंद कर दिया। उसने अचानक पाया कि इस धधकते हमले का तापमान बहुत ज्यादा था और एक लहर उसके हाथ पर जमी आधी से ज्यादा बर्फ को पिघलाने के लिए काफी थी। ये कैसे हो सकता है? हैंसन को इस पर यकीन करने की हिम्मत ही नहीं हुई। 20 साल का बच्चा इतनी भयानक शक्ति कैसे जुटा सकता है? हाँ, आरव मेहरा ने सिर्फ हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने अपनी आध्यात्मिक जादुई छड़ी को अपनी छाती पर रखा हुआ था। एलिमेंटल एम्बर चमक उठा और आरव मेहरा में बहुत ज्यादा मात्रा में मैना डालना शुरू हो गया। उसी समय 2 अल्केमिक मैना वर्लपूल घूमने लगे। आरव मेहरा के शरीर में मैना के 3 प्रवाह डाले गए, और जो मैना प्राप्त हुई और उत्सर्जित हुई वह किसी भी उच्च जादूगर को निराश करने के लिए काफी थी। यहाँ तक कि आरव मेहरा खुद भी एक दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखाने से नहीं बच पाए। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। वास्तव में उसके शरीर में बहुत ज्यादा मैना डाला जा रहा था। वह मैजिक एरे के साथ भी इसका समर्थन नहीं कर सकता था। लेकिन शुरुआत में हुई असुविधा के बाद उसके शरीर में उस मन के प्रवाह के परिणाम दिखाई देने लगे, क्योंकि मैजिक एरे पागलपन से घूम रहा था। जैसे जैसे मैजिक एरे मन में वृद्धि के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ा, मूल रूप से धरती को हिला देने वाली लपटें जबरन 10 मीटर ऊंची हो गईं और तुरंत हैंसन चार्लोट को अपनी चपेट में ले लिया। अध्याय 313।
इससे ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग की लपटें भड़क रही हों, जो किसी भी चीज़ को तुरंत जला रही हों और किसी भी चीज़ को आग में और भी ज़्यादा ईंधन बना रही हों। जमीन आग की लपटों के नीचे लाल हो गई थी, चाहे वह पत्थर की हो या मिट्टी की, वे दोनों पूरी तरह जल जाएंगे। न केवल धरती लाल हो गई थी, बल्कि ऊंची लपटों ने आसमान को भी लाल कर दिया था। कोई और रंग नहीं था, वह आग दम घोंटने वाली थी। क्या ये लपटें क्या हैं? निराश हैंसन ने उन्मत्त स्वर में चिल्लाया। वह डूबते हुए आदमी की तरह लग रहा था जो बचने के लिए बेताब था, आग की लपटों के इस समुद्र से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके आसपास के कई सौ मीटर तक आरव मेहरा की भयानक लपटें फैल चुकी थीं। भले ही हैंसन ने 1000 आत्माओं के बलिदान की शक्ति का इस्तेमाल किया हो, जिसमें एक आर्कमेज और एक तलवार संत की शक्ति हो, वह कम समय में बच नहीं पाएगा। हैंसन शार्लोट के शरीर के चारों ओर बर्फ का कवच एक पल में पिघल गया, जिससे अमानवीय काले तराजू उजागर हो गए। ये देखा जा सकता था कि हैंसन शार्लोट की शक्ति कितनी आश्चर्यजनक थी। लपटों का सागर केवल भयानक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसने एक पल में उच्च स्तरीय आइस एलिमेंटल अवतार खोल को भी पिघला दिया। फिर भी हैंसन अपने राक्षसी रूप को पुनः प्राप्त करने के बाद भी लपटों के समुद्र में धीरज रख रहा था। हालांकि उसके काले तराजू लाल हो रहे थे, जैसे कि एक झींगा मछली पक रही हो, आसानी से उसकी कठिनाइयों को प्रकट कर रहा था। उसने लपटों के सागर के भीतर से एक दर्दनाक दहाड़ लगाई, सहने की कोशिश कर रहा था। हैंसन के पैर जमीन पर जोर से पटक रहे थे, जिससे चारों ओर चट्टानें और मिट्टी बिखर गई। 1 दर्जन मीटर आगे बढ़ने के लिए अपने शक्तिशाली शरीर पर भरोसा किया। आग की एक लहर उस पर बरस पड़ी, जिससे हैंसन शार्लोट धधकते हमले के कारण जमीन पर गिर पड़ा। काले तराजू जो पहले पके हुए लग रहे थे अब पिघलते दिख रहे थे। लेकिन उस राक्षस की जीवन शक्ति बहुत चौंकाने वाली थी। वह ज्वाला हमला एक तलवार संत को घायल करने में सक्षम था, लेकिन हैंसन शार्लोट ने चोट पर ध्यान नहीं दिया। वह रेंगता हुआ ऊपर आया और एक बार फिर जमीन पर रौंदते हुए खुद को आगे बढ़ाया। वह आगे की ओर उड़ते हुए एक तीर की तरह था। दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ सी ऑफ फ्लेम में गूंजती हुई सुनी जा सकती थी, और हालांकि हैंसन जख्मों से भरा हुआ था, लेकिन उसने जो आभा उत्सर्जित की वह बेहद भयानक थी। वह एक एबिसल डेमन की तरह लग रहा था। रॉस बस उस दृश्य को किनारे से देखकर दंग रह गया। उस स्तर की लड़ाई रॉस की कल्पना से परे थी। शामिल होने की बात तो दूर, वह सिर्फ निकटता में होने से ही चोटिल होने के बारे में चिंतित था। उस राक्षस द्वारा प्रदर्शित शक्ति रॉस को निराश करने के लिए पर्याप्त थी। रॉस ने सोचा था कि उसी ऑफ फ्लेम के साथ लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एलिमेंटल अवतार के पिघलने के बाद हैंसन वास्तव में आग की लपटों को सहने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा करने में सक्षम होगा। ये कैसे संभव हो सकता है? रॉस असहाय होकर केवल देख सकता था, क्योंकि हैंसन संघर्ष कर रहा था और भयानक लपटों को झेल रहा था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह लपटों से बच निकलने में सक्षम होगा। हैंसन मूल रूप से लपटों के सागर के केंद्र में था, लेकिन दर्द को सहते हुए वह बाहरी किनारे तक पहुंचने में सफल रहा। वह अब भागने से 100 मीटर से भी कम दूरी पर था। ये दूरी वर्तमान हैंसन शार्लोट के लिए बहुत बड़ी नहीं थी, जिसके पास एक आर्कमेज और तलवार संत दोनों की शक्ति थी। यह उसकी पहुंच और क्षमताओं के भीतर था। क्या किया जा सकता था? क्या किया जा सकता था? रॉस मेहरा जानता था कि उसका छोटा चचेरा भाई हैंसन शार्लोट को इस बिंदु पर मजबूर करने में सक्षम था, क्योंकि उसने पहले जो जाल बिछाए थे उसके कारण हैंसन लपटों के सागर के केंद्र में पहुंच गया था। लेकिन अगर हैंसन शार्लोट वास्तव में बच गया तो वह लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। उस समय उसका उच्च जादूगर चचेरा भाई उस सनकी को हरा नहीं सकता था। इस समय रॉस का दिल भारी था, क्योंकि वह अपने सामने आग के दृश्य को देख रहा था, किसी भी विवरण को याद करने से डर रहा था। राजीव मेहरा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। हैंसन एक बार फिर आग की लपटों में गिर गया। उसके घाव पूरी तरह से उजागर हो गए थे, उसकी पूरी छाती जल गई थी। यहाँ तक कि कुछ हड्डियां भी उजागर हो गई थीं। फिर भी न तो इतनी भारी चोटें और न ही उसके पूरे शरीर पर जलन हैंसन की हरकतों को रोक पाई, क्योंकि वह लपटों के सागर से भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें एक डरावनी रोशनी से चमक रही थीं, क्योंकि वह आरव मेहरा की ओर देख रहा था। उसकी नज़र नफरत से भरी हुई थी। जब मैं इन लपटों को छोड़ दूंगा तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। हैंसन एक बार फिर बाहर की ओर भागने से पहले दहाड़ा। इस समय हैंसन भागने से 30 मीटर से भी कम दूरी पर था। खत्म हो गया। युद्ध के मैदान को देखते ही रॉस का चेहरा पीला पड़ गया। उसका चेहरा घबराहट और निराशा से भर गया। हैंसन शार्लोट को रोकने के लिए 30 मीटर भी काफी नहीं थे, और जैसे ही वह लपटों के उस सागर से बाहर निकलता, अनंत क्रोध और घृणा से भरा वह राक्षस भयावह शक्ति के साथ बाहर निकल आता। रॉस ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन तभी आरव मेहरा ने अपना हाथ हिलाया और स्यूडोस को बुलाया। तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो। आरव मेहरा की आवाज़ धीमी और कोमल थी, लेकिन यह वहां मौजूद सभी लोगों के लिए स्पष्टता से गूंज रही थी। बेवकूफ़ी भरी बात। हैंसन पहले से ही लपटों के सागर के किनारे पर था। वह आरव मेहरा को कैसे गंभीरता से ले सकता था? एक शोकपूर्ण आवाज़ सुनाई दी जब उसके पैरों के नीचे एक विशाल हेक्साग्राम तारा दिखाई दिया। मन की भीड़ के तहत हेक्साग्राम स्टार एरे की चमक तुरंत बढ़ गई। भले ही वह गहरी लाल चमक लपटों के सागर के भीतर छिपी हुई थी, लेकिन इसने एक ठंडी भावना दी। वह नर्क हेक्साग्राम स्टार एरे था। अब एक आश्चर्यजनक शक्ति हेक्साग्राम स्टार एरे के ऊपर एकत्रित हो रही थी, और हालांकि वह शक्ति अभी तक फटी नहीं थी,
लेकिन इससे निकलने वाली आभा किसी को भी घुटन महसूस कराने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि आरव मेहरा भी इसे महसूस कर सकता था। अगर यह शक्ति फटती तो यह उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती। इस प्रकार आरव मेहरा ने हैंसन को कोई मौका न देने का फैसला किया। जैसे ही चमक हेक्साग्राम स्टार एरे के ऊपर बढ़ी, आरव मेहरा गायब हो गया। हाँ, वह गायब हो गया। वह हैंसन के शरीर के सामने फिर से प्रकट होने से पहले केवल एक पल के लिए गायब हुआ। ये फ्लेम फ्लैश था। हैंसन के नथुने से एक घनी गंधक की सांस निकली और उसके मुंह से झटका निकल गया। हैंसन को समझ में नहीं आया कि यह राजीव मेहरा उसके इतने करीब क्यों आया। आखिरकार उसके पास इस समय एक तलवार संत की शक्ति थी। एक आर्कमेज भी एक तलवार संत के करीब जाने की हिम्मत नहीं करेगा। एक युवा की तो बात ही छोड़िए जो अभी तक आर्कमेज क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। वह क्या योजना बना रहा है? इस अचानक बदलाव ने हैंसन को विचलित कर दिया, जो हेक्साग्राम स्टार एरे को नियंत्रित कर रहा था। मैंने कहा, तुम नहीं जा रहे हो? आरव मेहरा ने अभी भी उस धीमी और कोमल आवाज में कहा, जो आत्मविश्वास से भरी थी, जिससे हैंसन का दिल जवाब में कस गया। दुर्भाग्य से हैंसन के पास ये सोचने का समय नहीं था कि दूसरा पक्ष इतना आश्वस्त क्यों था, क्योंकि आरव मेहरा ने एक पल में एक फ्लेम शैकल छोड़ा और हैंसन के शरीर के पीछे चला गया। उसके हाथ में ऊपरी रैंक की फ्लेम स्पिरिट एक धधकते पिंजरे में बदल गई, जिसने जमीन पर फेंके जाने के बाद हेक्साग्राम स्टार एरे को घेर लिया। ताकत के मामले में स्यूडोस एक आर्कमेज से अलग नहीं था, और एक धधकते पिंजरे में बदलने के बाद वह शक्ति से फट गया, जिसने तुरंत हेक्साग्राम स्टार एरे पर दबाव डाला। चाहे हैंसन ने हेक्साग्राम को कितना भी आग्रह किया हो, फिर भी उसने उसके आदेशों को नहीं सुना। तुम, हैंसन चार्लोट की आवाज़ अचानक बंद हो गई। तुम क्या? आरव मेहरा अविचलित रहे। उनके हाथ में किताब खुल गई और आध्यात्मिक जादू के कर्मचारियों के मार्गदर्शन में किताब जल्दी से छठे अध्याय में बदल गई। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि शैतान की खाल पहनने से आपके पास एक महान शैतान की शक्ति है? ये वह नया अध्याय था जिसे आरव मेहरा ने पकड़ लिया। पतला और हल्का क्रिस्टल पेज आरव मेहरा के आग्रह पर यह चौंकाने वाली शक्ति के साथ फट गया। आरव मेहरा के मंत्रोच्चार के बाद सत्य अध्याय के शीर्ष पर कई पात्र प्रकट हुए। वे एक के बाद एक दिखाई दिए और प्रत्येक पात्र में अपमानजनक शक्ति थी। प्रत्येक पात्र का अपना जीवन प्रतीत होता था, क्योंकि वे सत्य अध्याय से बाहर उड़ते थे और विशाल रूनों में परिवर्तित होने से पहले जल्दी से आकाश में इकट्ठा होते थे, जिनकी शक्ति किसी को भी निराश कर सकती थी। यह क्या है? हैंसन चार्लोट इस बार वास्तव में डर गई थी। इन विशाल रूनों में न केवल चौंकाने वाली शक्ति थी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस शक्ति ने हैंसन को डर महसूस कराया। वह एक शिकारी से मिलने का एहसास था। अध्याय 314 1000 आत्माओं के बलिदान की शक्ति प्राप्त करने के बाद से यह पहली बार था जब हैंसन चार्लोट इतना डर गया था। वह 1000 आत्माओं के बलिदान की शक्ति के साथ पैट्रियार्क ऑफ्रान से द्वंद्वयुद्ध करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था, लेकिन अब हैंसन चार्लोट को इन विशाल रूनों का सामना करते समय डर लगा। यह उसके वंश और आत्मा से आने वाला डर था। हैंसन जो सबसे अच्छी चीज कर सकता था वह थी राजीव मेहरा को मारने के लिए दौड़ना, इससे पहले कि वह शक्ति फूट पड़े। लेकिन फिर हैंसन को एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसे अभी समझ में आया कि राजीव मेहरा ने उस लपटों के सागर को फैलाने के लिए इतना समय और प्रयास क्यों लगाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस लपटों के सागर ने उसे उसके अग्नि तत्व अवतार रूप में अजेय बना दिया था। वह बस उस उच्च जादूगर को नहीं पकड़ सकता था जो कभी भी कहीं भी लपटें बरसा सकता था। इस विशाल लपटों के सागर ने राजीव मेहरा को असीम पैंतरेबाजी की जगह दी। राजीव मेहरा, तुम घृणित हो। हैंसन चार्लोट की दहाड़ लपटों के सागर में गूंज उठी। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे विशाल रून आकाश में संघनित हो चुके थे। ये हैंसन के सिर के ऊपर एक विशाल डिस्क की तरह लग रहा था, जो स्थिर थी। फिर आरव मेहरा ने मंत्र का अंतिम भाग चिल्लाया। एक पल में सत्य अध्याय की शक्ति फूट पड़ी। एक विस्फोट सुना जा सकता था, क्योंकि वे विशाल रून एक के बाद एक हैंसन की छाती पर फट रहे थे। एक दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ गूंजी। ये दर्द और निराशा का मिश्रण था। यह अफवाह थी कि सत्य अध्याय हर चीज की उत्पत्ति को समझ सकता है। सत्य अध्याय की आड़ में सभी झूठ और भेद गायब हो जाएंगे। इसमें स्वाभाविक रूप से हैंसन चार्लोट भी शामिल थे। उन्होंने पिछली सदी में किए गए बलिदानों का उपयोग अस्थायी रूप से एक महान शैतान की शक्ति उधार लेने के लिए किया। जब सत्य अध्याय फूटा तो हैंसन के शरीर पर काले रंग के शल्क एक के बाद एक उखड़ने लगे और वे भयंकर रूप से मुड़ने लगे। लंबी पूंछ उसके शरीर के भीतर वापस जाने लगी, क्योंकि उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा और काला धुआं धीरे धीरे बिखरने लगा। नहीं नहीं नहीं, यह असंभव है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हैंसन की आवाज़ धीमी और धीमी होती गई, क्योंकि भयानक रसातल की आभा जल्दी ही गायब हो गई और उसकी जगह निराशा और डर से भरी विनती ने ले ली। लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदला कि उसकी शक्ति कम हो रही थी। कुछ सेकंड के बाद हैंसन ने अपना मानव रूप, भूरे बाल और झुर्रियां वापस पा लीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने राक्षस के रूप में जो असामान्य जीवन शक्ति प्राप्त की थी उसे खो दिया, और अब वह अपनी गंभीर चोटों के परिणामों से पीड़ित था। उसकी छाती पर उन लंबे जलने के निशानों ने उसे लगभग मृत्यु की स्थिति में पहुंचा दिया। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। हाय मैज हैंसन, तुमने खुद ही यह सब किया है। ऐसा कहने के बाद आरव मेहरा ने एक हिमखंड बनाया और हैंसन की छाती में छेद कर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रॉस को यह देखकर ठंड लग गई।
रॉस एक अनुभवी योद्धा था। प्लेनर अभियानों के दौरान उसके हाथों अनगिनत प्रतिद्वंद्वी मारे गए, इसलिए रॉस को ये कैसे पता नहीं था कि वास्तव में डरावने विरोधियों को उनकी शक्ति से नहीं बल्कि मारने में उनकी कुशलता से आंका जा सकता है। और उसके सामने बैठा छोटा चचेरा भाई निश्चित रूप से उस विभाग में बहुत कुशल था। यह इस बात से देखा जा सकता था कि उसने हैंसन को कैसे खत्म किया। इसे केवल क्रूर और निर्दयी ही कहा जा सकता है। रॉस ने शायद ही कभी लोगों को इतनी सीधे सीधे हत्या करते, उसकी उपेक्षा करते और उसे अनदेखा करते, केवल एक हिमस्खलन करने के लिए अपना हाथ उठाते हुए देखा होगा। तो क्या हुआ अगर उसके पास कोई समर्थक या बहुत बड़ी पृष्ठभूमि थी? उसके सामने ये सब बेकार लग रहा था। इस तरह का व्यक्ति सबसे भयानक था। अगर ऐसा हो सकता तो रॉस अपने पूरे जीवन में उस व्यक्ति के संपर्क में कभी नहीं आना चाहेगा। अब तुम्हें पता चल गया। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि स्टेन वॉटसन को किसने मारा, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हें पता है। लड़ाई खत्म होने के बाद विलियम इत्मीनान से गाड़ी से उतरा और धीरे से रॉस के कंधे को थपथपाया। उसके चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान थी। रॉस को देखते हुए विलियम का मूड बहुत अच्छा था। उसकी नज़र में वर्तमान रॉस उसके जैसा ही था जब वह थाउजेंड सल्व सिटी में आया था। वह तब रॉस जैसा ही था और खुद को मेहरा परिवार के प्रमुख बच्चों में से एक मानता था जिसके पास भरपूर शक्ति और महत्वाकांक्षी भविष्य था। वह थाउजेंड सल्व सिटी में पैदा हुए बच्चे को कैसे बराबरी का दर्जा दे सकता था? लेकिन कुछ समय तक उसके संपर्क में रहने के बाद उसे धीरे धीरे पता चला कि यह छोटा चचेरा भाई काफी खास था। वह उसे डराता और चौंकाता रहा जब तक कि विलियम पूरी तरह से सुन्न नहीं हो गया और अपने चचेरे भाई से जुड़ी किसी भी स्थिति का सामना करने पर खुद को शांत रखने में कामयाब रहा। रॉस, तुम्हारे सामने एक लंबा रास्ता है। ये कहने के बाद विलियम अपनी गाड़ी में वापस चला गया और रॉस मेहरा को अकेला छोड़ दिया। रॉस का मूड इस समय बहुत उलझा हुआ था। वह कैसे सोच सकता था कि ये दिखने में सभ्य और धनी चचेरा भाई इतनी डरावनी शक्ति छिपा सकता है? उसने आज अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, लेकिन अगर विलियम ने उसे पहले ही बता दिया होता तो वह उस पर यकीन नहीं करता। ये बहुत अजीब था। हैंसन एक राक्षस था जिसके पास एक आर्कमेज और एक तलवार संत दोनों की शक्ति थी। शुद्ध लड़ाई शक्ति पर वह 5वें रैंक के आर्कमेज के करीब होगा। इस तरह की ताकत को ओकलैंड में शीर्ष स्तर माना जा सकता है। इसके अलावा उसके साथ मूल रूप से 2 9वें रैंक के फैंटम आर्चर और एक 5वें रैंक का हाई मैच था। लेकिन परिणाम, 2 फैंटम आर्चर एक अर्थ रैंडिंग हैंड के नीचे मर गए जबकि हैंसन चार्लोट एक हिमस्खलन से छेदा गया। अगर यह जानकारी लीक हो जाती तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। राजीव, चचेरे भाई राजीव, तुम। रॉस वहां एक अचंभे में खड़ा था, लेकिन उन कुछ शब्दों को कहने के बाद उसे नहीं पता था कि क्या कहना है और माहौल अचानक अजीब हो गया। हम उस नक्शे के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन रॉस को आश्चर्य हुआ। आरव मेहरा ने रॉस के कुछ कहने से पहले ही उस मामले का उल्लेख करने की पहल की। इस बिंदु पर रॉस पहले ही नक्शे पर हार मान चुका था। ऐसा नहीं है कि वह इसे नहीं चाहता था, बल्कि ऐसा है कि उसे इसे पाने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका छोटा चचेरा भाई इस बारे में बात करने की पहल करेगा, जबकि वह पहले ही इसे पाने की उम्मीद छोड़ चुका था। यह ऐसा लगा जैसे सड़क पर चल रहा हो और जमीन पर सोने का सिक्का मिल गया हो। रॉस को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। वह बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, यह नहीं जानता था कि उसे कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। फिर अचानक एक सुखद आश्चर्यपूर्ण भाव प्रदर्शित करते हुए, धन्यवाद धन्यवाद चचेरे भाई राजीव, धन्यवाद। ठीक है, पहले वापस चलते हैं। आरव मेहरा ने रॉस के कंधे पर थपथपाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। उसने यह नहीं बताया कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। वास्तव में आरव मेहरा के ऐसा करने का कारण बहुत सरल था। रॉस लड़ाई के दौरान भाग सकता था, लेकिन उसने उसे और विलियम को नहीं छोड़ा। आरव मेहरा के लिए बस इतना ही काफी था कि वह पिछले मुद्दों को भूल जाए और रॉस को इस नक्शे पर चर्चा करने का मौका दे। जैसे ही आरव मेहरा ने सोचा कि क्या उसे रॉस मेहरा को बताना चाहिए कि यह नक्शा बहुत खतरनाक क्षेत्र की ओर ले जा रहा है, अचानक पूरे क्षेत्र में अजीबोगरीब मान उतार चढ़ाव फैल गया। एक तरफ हटो। आरव मेहरा ने मान उतार चढ़ाव को महसूस करते ही रॉस मेहरा को दूर धकेल दिया, क्योंकि ये मान उतार चढ़ाव बहुत परिचित और बहुत शक्तिशाली थे। अगर वह गलत नहीं था तो ये मान उतार चढ़ाव बहुत शक्तिशाली अस्तित्व से आने चाहिए थे, और अगर रॉस वहां रहता तो बस मौत को आमंत्रित कर रहा होता। सौभाग्य से रॉस की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। आरव मेहरा ने उसे धक्का दिया और गति के साथ चलते हुए रॉस 1 दर्जन मीटर दूर उड़ गया। क्योंकि रॉस जानता था कि जो चीज़ उसके चचेरे भाई को परेशान कर सकती है उसे निश्चित रूप से हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से जैसे ही रॉस पीछे हटा, हैंसन की लाश से काला धुआं उठ रहा था। ये काला धुआं जीवित लग रहा था, लगातार घूम रहा था, जैसे कि धुएं के बीच कुछ संघर्ष कर रहा हो। इससे भी अधिक भयावह यह था कि फैल रहा धुआं हैंसन शार्लोट की तुलना में अधिक शक्तिशाली लग रहा था। उस दुष्ट और खूनी आभा ने आरव मेहरा को भी एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार काला धुआं एक भयावह चेहरे में बदल गया। वह चेहरा हैंसन शार्लोट के राक्षस रूप जैसा ही लग रहा था, लेकिन ज्यादा दुष्ट और ज्यादा डरावना लग रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा ने उस भयानक चेहरे को देखकर अपनी सांस रोक ली। जरूर, यह आया। 1000 आत्माओं के बलिदान का महान शैतान जादू उपकरण अवतार जो एक सहस्राब्दी से सो रहा था, वास्तव में हैंसन शार्लोट के शरीर के भीतर छिपी हुई शक्ति का एक झोंका था।
अब जब उसका मेजबान मर गया तो महान शैतान का ध्यान उन पर गया। महान शैतान नरक से आए जीवन रूप थे, दुष्ट और खून के प्यासे शिखर अस्तित्व। वे मांस और खून खाते थे और लगभग सभी बुद्धिमान जीवन रूपों के बुरे सपने थे। वे बहुत शक्तिशाली भी थे। एक शिखर शैतान नरक में स्वर्ग रैंक के शक्तिशाली व्यक्ति को भी मार सकता था। अध्याय 315। लेकिन सौभाग्य से आरव मेहरा को पता था कि महान शैतान गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके पास 1000 आत्माओं के बलिदान का अवतार बनने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, जो शार्लोट पैट्रियार्क के हाथों में पड़ गया और अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने से बहुत दूर था। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके पास एक शीर्ष ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल की शक्ति थी। एक मानव जादूगर काले धुएं से बना चेहरा आरव मेहरा को देखता रहा और एक नारकीय आवाज में बोला, मुझे देखने दो तस्क, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना युवा मानव जादूगर मेरे मेजबान को मार सकेगा। आरव मेहरा ने केवल एक कदम पीछे हटे हुए ऊपरी रैंक की ज्वाला आत्मा को इकट्ठा किया। उसने अपने आध्यात्मिक जादू के कर्मचारी और मृत्यु की पुस्तक को बहुत सावधानी से पकड़ रखा था। ओह, तो यह ऐसा है, मैं समझ गया। भयावह चेहरा आरव मेहरा को बहुत देर तक देखता रहा और फिर अप्रिय हंसी में फूट पड़ा। ये वही रत्न है जो तुम्हारे पास है ना, मानव जादूगर? कौन सा रत्न? मानव जादूगर, वह रत्न ऐसा नहीं है जिसके संपर्क में तुम्हें आना चाहिए। ये तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए आपदा लाएगा। उस कीमती रत्न को सौंप दो और मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दूंगा। अन्यथा जब मैं तुम्हें पा लूंगा तो तुम और तुम्हारा परिवार नरक की गहराइयों में रोते हुए खत्म हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि तुम किस रत्न की बात कर रहे हो। लगता है तुमने मेरा दुश्मन बनना चुना है, मानव जादूगर। चालें बेकार हैं। आरव मेहरा ने बातचीत रोकी और मृत्यु की पुस्तक में मैना डाला, जिससे सत्य अध्याय एक बार फिर चमकदार चमक के साथ सामने आया। उनकी आंखों के सामने अनगिनत रून दिखाई दिए। अरे मानव जादूगर, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। जब वे रून दिखाई दिए तो उस भयावह चेहरे ने दुनिया को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उस दहाड़ के तुरंत बाद एक हैरान कर देने वाली चीख निकली। असंभव, तुम इस शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? अरे, मुझे पता है कि तुम अभी भी शार्लोट परिवार की पैतृक भूमि में सो रहे हो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। सिर्फ आरव मेहरा ही जानता था कि उस अवतार द्वारा उस पर डाला गया दबाव शक्ति के मामले में स्टार सेज के बराबर था। भले ही उसकी शक्ति का केवल एक हिस्सा ही उतरा हो, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे आरव मेहरा झेल सकता था। आरव मेहरा जिस एकमात्र चीज पर भरोसा कर सकता था वह थी सत्य अध्याय। सत्य अध्याय सभी धोखे को देख सकता था और सभी बुराइयों से छुटकारा पा सकता था। इसे इस तरह के भयावह राक्षस का स्वाभाविक दुश्मन कहा जा सकता था। जरूर। जैसे ही आरव मेहरा ने सत्य अध्याय की शक्ति का पागलपन से आग्रह किया, काले धुएं से बने चेहरे ने एक भयावह अभिव्यक्ति निकाली। मानव जादूगर, तुम्हारे कामों की कीमत है, बस इंतजार करो और देखो। मैं 3 महीने में आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। जब मेरा असली शरीर आएगा तो तुम और तुम्हारा परिवार नरक की गहराइयों में चीखते चिल्लाते रह जाओगे। दहाड़ने के बाद भयावह चेहरा हवा में गायब हो गया, साथ ही उन अजीबोगरीब मानस उतार चढ़ाव भी। ओह, आरव मेहरा ने राहत की लंबी सांस ली जब वह गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे आरव मेहरा ने सिर्फ कुछ वाक्य कहे और सत्य अध्याय को जगा दिया, लेकिन उस पर जो दबाव पड़ा वह अकल्पनीय रूप से अधिक था। यह एक महान शैतान था, एक ऐसा अस्तित्व जो स्वर्ग रैंक के शक्तिशाली व्यक्ति को मारने में सक्षम था। हालांकि इसकी शक्ति का केवल एक हिस्सा ही उतरा, रैंक दमन वहां था, उनके बीच कम से कम 2 रैंक का अंतर था। आरव मेहरा मुश्किल से भारी दबाव को सहन कर सकता था। आरव मेहरा, रॉस और विलियम का तो और भी बुरा हाल था। यह क्या था? जब चेहरा गायब हो गया तभी रॉस और विलियम ने वहां चलने की हिम्मत की। दोनों बेहद पीले और ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। उस भयंकर चेहरे से लाया गया दबाव वाकई बहुत भयावह था। वे दोनों कुछ दर्जन मीटर दूर खड़े थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे उस अजीब शक्ति द्वारा निगल लिए जाएंगे। वह ऐसी शक्ति नहीं थी जिसका कोई भी सामना कर सके। कुछ नहीं, चलो पहले लौटते हैं। आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया। वह यहाँ बहुत देर तक रहने को तैयार नहीं था। यहाँ पर महान शैतान ने जो शक्ति दिखाई थी वह कई शक्तिशाली लोगों को आकर्षित कर सकती थी। आरव मेहरा इस सब के बीच में नहीं फंसना चाहता था। कुछ जल्दी कहने के बाद वे तीनों अब बर्बाद हो चुकी सड़क से गुजरे और दूरी पर एक गाड़ी की तलाश की। वे तीनों आधे घंटे बाद ही मेहरा फैमिली मैनर पहुंचे। थोड़ी देर आराम करने के बाद रॉस उठा और अलविदा कहा, लेकिन वह झिझक रहा था क्योंकि उसे अपने छोटे चचेरे भाई द्वारा हैंसन को मारने के बाद कहे गए शब्द याद आ रहे थे और वह नक्शे के बारे में बात करना चाहता था। रॉस स्वाभाविक रूप से नक्शे को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इस छोटे चचेरे भाई की शक्ति का अनुभव करने के बाद रॉस भयभीत महसूस कर रहा था। रॉस बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वह आरव मेहरा के सामने खड़ा था और उस नक्शे का उल्लेख करने की पहल नहीं कर रहा था। आखिरकार आरव मेहरा ने उसकी ओर देखा और उससे कहा, बैठ जाओ। हाँ, रॉस ने सिर हिलाया और बैठ गया। पहले मुझे बताओ कि वह नक्शा तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। रॉस ने नहीं सोचा था कि उसका ये छोटा चचेरा भाई उसके सबसे बड़े रहस्य के बारे में पूछकर चर्चा शुरू करेगा। एक बार जब ये पूछा गया तो रॉस को चीजें मुश्किल लगीं। अगर यह कोई और सवाल होता तो रॉस झिझकता नहीं, लेकिन ये रॉस मेहरा का सबसे बड़ा रहस्य था।
रॉस हमेशा स्टेन वॉटसन द्वारा दबा हुआ था, वह केवल ये देख सकता था कि बाद वाला उसे धूल में कैसे छोड़ देता है। वह एक दुष्स्वप्न की तरह था। फिर भी रॉस निराश नहीं था क्योंकि उसके पास एक नक्शा था जो उसे एक पल में सफल होने दे सकता था। वह नक्शा उसे स्टेन वॉटसन और अन्य सभी प्रतिभाशाली लोगों से आगे निकलने देगा, जिससे वह जादू के मार्ग के शिखर तक पहुंच सकेगा। लेकिन अब उसका छोटा चचेरा भाई उसे उसका सबसे बड़ा रहस्य प्रकट करने के लिए कह रहा था। रॉस काफी देर तक हिचकिचाया। ऐसा नहीं था कि रॉस बहुत संदिग्ध था, बल्कि वह रहस्य रॉस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। ये जादू के मार्ग पर रॉस के भविष्य से संबंधित था। हर कोई जानता था कि रॉस केवल मेहरा परिवार की साइड ब्रांच का हिस्सा था। उसका वंश बहुत शुद्ध नहीं था। वह 20 साल से पहले भी एक साधारण जादूगर था, लेकिन 20 के बाद उसने बहुत तरक्की की और न केवल 5वीं रैंक का हाई मैच बन गया, बल्कि उसके पास मेहरा परिवार का सबसे शक्तिशाली मैजिक कंडक्टिंग रून एंडलेस स्प्रिंग भी था। लेकिन रॉस जानता था कि यह सब उस रहस्य की वजह से था, या अधिक सटीक रूप से कहें तो उस रहस्य के एक हिस्से की वजह से, एक बहुत ही छोटे हिस्से की वजह से। अगर इतना छोटा हिस्सा रॉस को इतना शक्तिशाली बना सकता है, तो अगर वह पूरा रहस्य प्राप्त कर लेता है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। चचेरे भाई राजीव, ये रॉस को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्योंकि वह वहीं खड़ा था। कोई बात नहीं, अगर तुम अनिच्छुक हो तो मैं तुम्हें बात करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। ये सुनकर आरव मेहरा को पता चल गया कि यह नक्शा रॉस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जहां तक विवरण की बात है, आरव मेहरा को इसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। आखिर क्या यह आरव मेहरा के ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? नहीं नहीं चचेरे भाई राजीव, मेरा यह मतलब नहीं था। आरव मेहरा ने उम्मीद नहीं की थी कि रॉस के सिर हिलाने पर वह डर जाएगा। रॉस ने सोचा कि आरव मेहरा नाराज हो गया है और इसलिए इस बारे में सोचना बंद कर दिया और तुरंत कहा, चचेरे भाई राजीव, यह नक्शा एक रहस्य से जुड़ा है जो अंतहीन वसंत को बदल सकता है। आरव मेहरा ने जब ये सुना तो वह हैरान रह गया। पहले तो आरव मेहरा ने सोचा कि यह नक्शा रॉस को खजाने या गहन ध्यान विधि सेट तक ले जा सकता है, लेकिन आरव मेहरा ने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि यह एक रहस्य की ओर ले जा सकता है जो अंतहीन वसंत को बदल सकता है। आखिरकार अंतहीन वसंत मेहरा परिवार का सबसे शक्तिशाली जादू संचालन रून था। इसे एंडलूसा साम्राज्य के शीर्ष स्तरीय जादू संचालन रून में से एक कहा जा सकता है। अगर यह बदल गया तो यह जादू महासागर बन जाएगा, वर्तमान युग में नंबर 1 जादू संचालन रून। लेकिन इसे तीसरे राजवंश में ही गायब हो जाना चाहिए था। यह एक बार फिर जादू के युग के चरम पर दिखाई देगा। जब आरव मेहरा अपना मैजिक कंडक्टिंग रून चुन रहे थे तो मैजिक ओशन संभावित उम्मीदवारों में से एक था, लेकिन उसने सबसे दुर्जय मैजिक एरे को चुना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैजिक ओशन पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। युग के चरम के दौरान भी मैजिक ओशन इतना शक्तिशाली और प्रसिद्ध था कि इसे शीर्ष स्तरीय मैजिक कंडक्टिंग रून में से एक माना जाता था और अनगिनत जादूगर इस मैजिक कंडक्टिंग रून को चुनते थे। लेकिन इसकी तुलना मैजिक एरे से नहीं की जा सकती थी। आखिरकार मैजिक एरे बहुत खास थी। ये पूरी तरह से अलग स्तर पर था। मैजिक ओशन इसकी तुलना नहीं कर सकता था, न ही कोई मैजिक कंडक्टिंग रून इसकी तुलना कर सकता था। आप जानते हैं, मैं पहले मेहरा परिवार की एक शाखा से आया था और मेरी नसों में बहने वाली रक्त रेखा बहुत पतली हो गई है। विलियम जैसे किसी व्यक्ति की तरह नहीं जो जादू के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सकता है। मैं आपसे यह नहीं छिपाऊंगा, मैं 20 साल की उम्र में भी प्रथम श्रेणी का जादूगर था। मैंने कुछ लोगों को इसका जिक्र करते हुए सुना और मुझे अजीब लगा। आपने कैसे? विलियम ने सिर हिलाया। हाँ, यह मेरी किस्मत हो सकती है। जब से उसने शुरू किया, विलियम ने बैठने के बाद अपनी व्याख्या जारी रखी, मैंने शुरू में सोचा था कि मैं इस जीवन में कभी भी महान जादूगर नहीं बन पाऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं पैलेटिन लाइब्रेरी में एक मंत्र की नकल करने गया था तो मुझे ध्यान कानून का एक हिस्सा पता चल जाएगा। अध्याय 316। एक हिस्सा। विलियम ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, ध्यान कानून का एक हिस्सा। अधिक सटीक रूप से कहें तो ये ध्यान कानून सेट का 1/3 था। 1/3 का क्या उपयोग है? विलियम को समझ में नहीं आया। ध्यान कानून सेट मंत्रों से अलग थे। मंत्रों में आमतौर पर एक साथ जुड़े कुछ मॉड्यूल होते हैं। यदि कोई 1 या 2 मॉड्यूल प्राप्त करता है, भले ही वे मंत्र पूरा न कर सकें, वे इन 2 मॉड्यूल का उपयोग अन्य मंत्रों में कर पाएंगे। लेकिन ध्यान कानून सेट, इसमें ध्यान कानून एक दूसरे के पूरक होते हैं। 2/3 की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि कुछ अक्षर गायब होने पर भी ध्यान कानून काम नहीं कर सकता। जब उसने इस बारे में सोचा तो विलियम संदेह से आरव मेहरा को देखने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन जब उसने आरव मेहरा को सिर हिलाते हुए देखा तो उसने इस पर सवाल नहीं उठाया। विलियम को वास्तव में समझ में नहीं आया, क्या ध्यान कानून सेट में 2/3 सामग्री गायब होने पर वास्तव में काम कर सकता है? एलिमेंटल टाइड का पहला भाग। चचेरे भाई राजीव, तुम्हें कैसे पता? आरव मेहरा के सरल शब्दों ने रॉस को खड़ा कर दिया। वह घबरा कर खड़ा हो गया, आरव मेहरा की ओर इशारा करते हुए हिंसक रूप से हिल रहा था। इसमें क्या अजीब बात है? आरव मेहरा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। 17 मेडिटेशन लॉ सेट हैं जो 2/3 गायब होने पर भी काम कर सकते हैं। उनमें से केवल 3 ही अंतहीन वसंत से टकराएंगे। वे 3 हैं एलिमेंटल टाइड, स्कारलेट स्टॉर्म और ब्लू मून सॉन्ग। स्कारलेट स्टॉर्म से आंखें लाल हो जाएंगी और आपकी आंखें सामान्य हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से स्कारलेट स्टॉर्म नहीं है। ब्लू मून सॉन्ग के लिए ठीक है।
अगर आपके पास ये होता तो आप पहले से ही 9वीं रैंक के हाई मैच होते और आपको उससे वह नक्शा पहले ही मिल चुका होता। यह रॉस आरव मेहरा के शांत विश्लेषण को सुनते हुए वहीं अचंभित खड़ा था। उसे सिर्फ अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हो रही थी। ये बहुत भयावह था। बस कुछ वाक्यों के आधार पर वह अपने सबसे बड़े रहस्य का पता लगाने में कामयाब रहा। रॉस को लगा जैसे वह अपने छोटे चचेरे भाई के सामने नंगा खड़ा है, वह बस कुछ भी नहीं छिपा सकता था। ठीक है, चलते रहो। ठीक है, रॉस ने आगे बढ़ने से पहले खुद को संभाला। उस समय मेरे विचार विलियम जैसे ही थे। मुझे मेडिटेशन लॉ सेट के 1/3 हिस्से में कोई उपयोग नहीं दिख रहा था। भले ही वह मेडिटेशन लॉ सेट बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ये केवल 1/3 था। भले ही यह सामान्य रूप से काम कर सकता था, लेकिन अगर कोई समस्या हुई तो क्या होगा? मैंने उस मेडिटेशन लॉ सेट को 2 साल तक रखा। इन 2 सालों के दौरान मैंने 5वीं रैंक के जादूगर तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन इन 2 सालों में मैं केवल 3री रैंक के जादूगर तक ही पहुंच पाया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं पर्याप्त रूप से प्रतिभाशाली नहीं था। यहाँ तक कि मेरे शिक्षक ने भी मुझे चतुराई से दूसरा रास्ता खोजने की सलाह दी। लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं था। मैं हार नहीं मानना चाहता था। मैं समझ गया। आरव मेहरा ने सिर हिलाया। रॉस की परिस्थितियां मूल राजीव मेहरा जैसी ही थीं। इस प्रकार रात भर विचार करने के बाद मैंने आखिरकार वह ध्यान विधि सेट उठाया। मैंने जुआ खेलने का फैसला किया। अगर मैं जीत जाता तो मैं 5वीं रैंक का जादूगर बन जाता और शायद महान जादूगर भी। अगर मैं हार जाता तो मुझे इसके बारे में और परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया कि क्या मैं जादू के रास्ते पर आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं। और फिर आपने जुआ जीत लिया। हाँ, मैं जीत गया। कुछ सालों में मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा। 3रे दर्जे के जादूगर से 5वें दर्जे के उच्च जादूगर तक मुझे 10 साल से भी कम समय लगा। यह इस हद तक था कि मैं उस मेडिटेशन लॉ सेट और मेहरा परिवार के सबसे शक्तिशाली एंडलेस स्प्रिंग की मदद से आत्मसंतुष्ट होने लगा। मुझे लगने लगा कि ओकलैंड में कोई भी ऐसा जीनियस नहीं है जो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। जब तक कि मैं रेजिंग फ्लेम प्लेन में प्रवेश नहीं कर गया और स्टेन वॉटसन से नहीं लड़ा। मैं उस लड़ाई में बुरी तरह हार गया और सभी ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैं तैयार नहीं था। मैंने और अधिक शक्तिशाली बनने के हर संभव तरीके के बारे में सोचा, लेकिन स्टेन वॉटसन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। इसने मुझे निराश कर दिया। अंत में मैं पेलेटिन लाइब्रेरी में वापस आया और उस क्षेत्र में एक फटा हुआ पृष्ठ पाया जहां मुझे मेडिटेशन लॉ सेट मिला था। ओह, उस पृष्ठ के माध्यम से मुझे पता चला कि मैं जिस ध्यान विधि सेट का उपयोग कर रहा था वह एलिमेंटल टाइड था। एलिमेंटल टाइड में 13 सूत्र थे। ये नोसेंट में एक शीर्ष स्तरीय ध्यान विधि सेट था। अगर मैं इसे पूरा कर पाता तो मुझे भयानक शक्ति प्राप्त होती। लेकिन मेरे पास एलिमेंटल टाइड का केवल पहला भाग था, जो कि आधार भाग था। इसके अलावा उस पृष्ठ पर एक मानचित्र का उल्लेख था जो मुझे संपूर्ण एलिमेंटल टाइड के सुराग तक ले जा सकता था। लेकिन वह मानचित्र विमानों के बीच खो गया था। तो आपने उस मानचित्र की तलाश शुरू कर दी? हाँ, रॉस ने सिर हिलाया। कुछ साल बाद मैं मेहरा परिवार के प्लेन विस्तार में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा। मैं उस फटे हुए पृष्ठ में उल्लिखित मानचित्र की तलाश में अनगिनत विमानों से गुजरा, इससे पहले कि मैं मर्करी टॉवर की मदद करते हुए एक डार्क एल्वेन श्राइन में सुराग पाऊं। डीन नामक एक आर्कमेज की डायरी थी और उसके नोट्स पढ़ने के माध्यम से मुझे पता चला कि सर डीन भी एलिमेंटल टाइड और एलिमेंटल टाइड के दूसरे भाग का अध्ययन कर रहे थे। वह भी उस नक्शे की तलाश कर रहा था और उसने चौंकाने वाली प्रगति की थी। लेकिन दुर्भाग्य से वह उस नक्शे को जल्दी से नहीं ढूंढ पाया और गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन में गिर गया, केवल अपनी डायरी छोड़ गया। उसके अंतिम नोटों में कहा गया था कि नक्शा संभवतः रेजिंग फ्लेम प्लेन में था। कोई आश्चर्य नहीं। ये सुनकर विलियम अपने चेहरे पर समझदारी भरे भाव को रोक नहीं सका। कोई आश्चर्य नहीं कि आपने हमेशा एल्डर काउंसिल से रेजिंग फ्लेम प्लेन संघर्ष में भाग लेने के लिए कहा। उस समय हम सभी ने सोचा कि आप स्टेन वॉटसन से अपना बदला लेना चाहते थे। ये पता चला कि आप उस नक्शे की तलाश करना चाहते थे। ये सही है। एल्डर काउंसिल को मनाने में बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन जब मैं रेजिंग फ्लेम प्लेन की ओर दौड़ा तो मुझे पता चला कि नक्शा पहले ही स्टेन वॉटसन द्वारा छीन लिया गया था। जब उसने अपनी बात समाप्त की तो रॉस अचानक नीचे झुका और आरव मेहरा को प्रणाम किया। चचेरे भाई राजीव, मुझे पता है कि हमारे बीच कुछ मतभेद थे। मैंने जो किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे यह नक्शा दे सकते हैं? चचेरे भाई राजीव, तुम्हें पता होना चाहिए कि एलिमेंटल टाइड को ग्रेट मैच दायरे के दौरान सीखने की ज़रूरत है। अगर तुम उस अवधि को मिस कर देते हो तो एलिमेंटल टाइड कचरे से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एलिमेंटल टाइड? आरव मेहरा ने यह सुनकर मुस्कुराया। वास्तव में, जहाँ तक मेरा सवाल है, एलिमेंटल टाइड महत्वपूर्ण नहीं है। धन्यवाद चचेरे भाई राजीव। रॉस के चेहरे पर एक खुशी का भाव दिखाई दिया। लेकिन रॉस के चेहरे पर मुस्कान अचानक जम गई। अभी भी एक लेकिन है। हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, एलिमेंटल टाइड महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वह नक्शा ऐसे नहीं दे सकता। क्यों? क्या तुम मंदबुद्धि हो? विलियम ने बगल से हस्तक्षेप किया। तुम अभी भी चचेरे भाई राजीव को धन्यवाद क्यों नहीं दे रहे हो? रॉस ने जब ये सुना तो वह उलझन में पड़ गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अगर आरव मेहरा अभी भी वहां नहीं होता तो विलियम ने रॉस के सिर पर पहले ही वार कर दिया होता, ये देखने के लिए कि क्या इसे कुछ समझ में आता है। अरे, क्या तुम वाकई मंदबुद्धि हो?
चचेरा भाई राजीव पहले ही यह स्पष्ट कर चुका है, एलिमेंटल टाइड उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्या तुम इसका अर्थ नहीं समझ सकते? अरे रॉस, तुम्हें अपने कान साफ करने चाहिए। चचेरे भाई राजीव ने अभी अभी कहा है कि नक्शा अभी भी उसके लिए उपयोगी है। लेकिन इसे भूल जाओ, तुम बहुत मूर्ख हो। विलियम को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। ये बहुत स्पष्ट है। चचेरे भाई राजीव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एलिमेंटल टाइड महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी नक्शा महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, जब तक चचेरा भाई राजीव तैयार है, वह तुम्हें कभी भी पूरा एलिमेंटल टाइड मेडिटेशन लॉ सेट प्राप्त करने दे सकता है। तुम ये कैसे नहीं देख सकते? क्या तुम्हारा दिमाग भी नहीं जानता काम कर रहा है? आप एक पूर्ण ध्यान कानून सेट प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी आप इसे नहीं देख सकते हैं। मैं कल मर्करी टॉवर जा रहा हूँ। मैं वहाँ कुछ दिनों तक रह सकता हूँ। आपको उस समय का उपयोग एलिमेंटल टाइड के पहले भाग को सुझाने में करना चाहिए, ताकि मैं देख सकूं कि मैं दूसरे और तीसरे भाग को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता हूं या नहीं। वैसे भी देर हो चुकी है, मैं आराम करने जा रहा हूं। चचेरे भाई राजीव, वह नक्शा। आरव मेहरा का सिलहुट पहले ही दूसरी मंजिल पर गायब हो गया था। हालांकि रॉस अभी भी बहस करना चाहता था, विलियम ने उसे समय पर रोकने में कामयाबी हासिल की। रॉस, क्या तुम सच में 5वीं रैंक के उच्च जादूगर हो? हाँ, मैं हूँ। इसके बारे में क्या? तुम्हें मुझे बताना चाहिए कि तुम इतने मंदबुद्धि होते हुए भी कैसे एक जादूगर बन गए। तुम मंदबुद्धि हो, रॉस ने तुरंत जवाब दिया। अगर तुम मंदबुद्धि नहीं होते तो तुम ये कैसे नहीं समझ पाते कि चचेरे भाई राजीव ने अभी क्या कहा? पूरा। क्या तुम जानते हो इस शब्द का क्या मतलब है? क्या तुम जानते हो कि दूसरे और तीसरे भाग के साथ इसे पूरा करने का क्या मतलब है? तुम कैसे नहीं समझ सकते? लेकिन नक्शा। रॉस अभी भी बहस करने के बारे में सोच रहा था जब वह अचानक ठिठक गया। रुको, तुम्हारा मतलब है चचेरा भाई राजीव एलिमेंटल टाइड को पूरा कर सकता है? अध्याय 317। हाँ, पूरा। ये कैसे संभव हो सकता है? रॉस चौंक गया। वह कुछ समय से एलिमेंटल टाइड के पहले भाग का अभ्यास कर रहा था, इसलिए वह कैसे नहीं जान सकता था कि मेडिटेशन लॉ सेट कितना दुर्जेय था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि एलिमेंटल टाइड पूरा हो जाता तो इसमें कम से कम 13 सूत्र होते और यह नोसेंट में शीर्ष स्तरीय मेडिटेशन लॉ सेट में से एक होता। यह ओकलैंड की सेनाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी मुख्य मेडिटेशन लॉ सेट को कुचल देगा, जिसमें क्लाउड टॉवर, ब्लैक टॉवर, ओकलैंड मैजिक स्कूल और साथ ही अन्य सभी शामिल हैं। उनमें से किसी के पास ऐसा मेडिटेशन लॉ सेट नहीं था जो 13 सूत्रों तक पहुंच सकता हो। यहां तक कि ब्लैक हॉर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो नोसेंट में शीर्ष स्तरीय शक्ति थी, के पास 13 सूत्रीय मेडिटेशन लॉ सेट नहीं था। उस मेडिटेशन लॉ सेट को केवल अमूल्य ही कहा जा सकता है। ऐसी कोई भी चीज़ प्राप्त करने वाली सेना इसे अपना सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य रहस्य मान लेगी। अगर ऐसी किसी चीज़ की खबर लीक हो जाती है तो इससे युद्ध छिड़ जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोग मारे जाएंगे। यहाँ तक कि जोई जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी ऐसे खून खराबे में घसीटा जा सकता है। रॉस को पता चल गया था कि उसका दूर का छोटा चचेरा भाई उतना सरल नहीं था जितना वह दिखता था। इसके अलावा जितना अधिक वह उसके आसपास रहता, उतना ही उसे लगता कि उसका छोटा चचेरा भाई अथाह है। रॉस को उसके सामने खड़े होने से ही भारी दबाव महसूस होता था, क्योंकि वह कभी भी यह अनुमान नहीं लगा पाता था कि वह आगे किस तरह की चौंकाने वाली कार्रवाई करेगा। ठीक वैसे ही जैसे पहले की लड़ाई में हुआ था, रॉस को ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। 2 9वीं रैंक के फैंटम आर्चर और एक 5वीं रैंक के हाई मैच की तुरंत मृत्यु हो गई, और हैंसन, जिसने उस राक्षस का अवतार लिया, एक आर्कमेज और एक स्वॉर्ड सेंट की शक्ति प्राप्त की, फिर भी मारा गया। केवल उसका छोटा चचेरा भाई ही बचा था। अकेले ही वह अपने से अधिक शक्तिशाली 4 शक्तिशाली लोगों को मारने में सफल रहा। चाहे वह धन हो या शक्ति, सब कुछ रॉस को भयानक लगता था। लेकिन चाहे वह कितना भी दुर्जेय क्यों न हो, रॉस को विश्वास नहीं था कि वह एलिमेंटल टाइड को पूरा कर पाएगा। ये बहुत ही अपमानजनक था। भले ही हेवन रैंक पावरहाउस व्यक्तिगत रूप से इसका ध्यान रखें, लेकिन वे एलिमेंटल टाइड जैसे शक्तिशाली मेडिटेशन लॉ सेट को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उनके चचेरे भाई राजीव मुश्किल से 20 वर्ष के थे, इसलिए चाहे वह कितने भी अथाह क्यों न हो, वह हेवन रैंक पावरहाउस से अधिक दुर्जेय कैसे हो सकते हैं? आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन विलियम, ये बहुत है। रॉस ने शब्द को कुछ बार दोहराया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके बाद क्या कहना है। मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। विलियम मुस्कुराया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक लॉ प्रकट होने दी। क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? यह। रॉस ने संदेह से लॉ की जांच की, लेकिन अजीब बात यह है कि वह लॉ काफी कोमल लग रही थी और उसका तापमान बहुत ज्यादा नहीं था। डरावनी बात यह थी कि उसमें अशुद्धियों का कोई निशान नहीं था, जैसे कि उसे सीधे अग्नि तत्वों से संघनित किया गया हो। ये सोचते हुए रॉस ने जांच पड़ताल करते हुए पूछा, यह आपका ध्यान विधि सेट है? हाँ, ये क्रिम्सन हॉट है, एक ध्यान विधि सेट जिसमें 9 सूत्र हैं। 9 सूत्र। ये सुनकर रॉस को अचानक समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि आधे साल में विलियम इतना बेहतर हो गया। जब वह मूल रूप से 5वीं रैंक का महान जादूगर था, तब वह हाई मैच दायरे में आगे बढ़ गया था, और उसकी लड़ने की शक्ति रॉस की अपनी शक्ति से बहुत कम नहीं थी। उसने एक बार उसे हरा भी दिया था। पिछले कुछ दिनों से रॉस सोच रहा था कि विलियम को इतनी शक्ति कैसे मिली।
अब सब कुछ समझ में आ गया। ये पता चला कि सब कुछ इस क्रिम्सन हॉट की वजह से था। 9 सूत्रीय ध्यान विधि सेट ने पहले ही मेहरा परिवार के सभी ध्यान विधि सेटों को पार कर लिया था। यह उनके एलिमेंटल टाइड के पहले भाग को भी पार कर गया। एलिमेंटल टाइड के पहले भाग में केवल 8 सूत्र थे, जबकि विलियम के क्रिम्सन हॉट में 9 थे। ये सोचते हुए रॉस ने अचानक पूछा, तुम्हारा मतलब है तुम्हारा क्रिम्सन हॉट? चचेरा भाई राजीव, चचेरा भाई राजीव ने इसे तुम्हारे लिए पूरा किया। नहीं, विलियम ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही रॉस ने राहत भरी सांस ली, ये सोचकर कि उसने गलत अनुमान लगाया था, विलियम ने समझाया, चचेरे भाई राजीव ने मुझे अभ्यास के लिए ये क्रिम्सन हॉट सिखाया था। एक बार जब मैं इसका आदी हो जाऊंगा तो वह मुझे सच्चा ध्यान कानून सेट देगा। ये 13 सूत्रों वाला एक ध्यान कानून सेट है। ठीक है, ठीक है, आपको मुझे ऐसा कोई भाव दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने गलत नहीं सुना। ये 13 सूत्रों वाला ध्यान कानून सेट है जिसके बारे में चचेरे भाई राजीव ने कहा था कि वह मुझे सिखाएगा। हेवन, रॉस ने अपनी सांस रोक ली। अब क्या आप समझ गए कि चचेरे भाई राजीव ने अभी क्या कहा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सच बताऊं रॉस, हमारा चचेरा भाई आपकी कल्पना से 100 गुना ज्यादा डरावना है। क्या आप मर्करी टॉवर के सुयास को जानते हैं? ऑकलैंड का सबसे हालिया आर्कमेज। वह हमारे चचेरे भाई के सामने जोर से बात करने की हिम्मत नहीं करता। क्या आपने कैरन के बारे में सुना है? मर्करी टॉवर के भावी स्वामी। उसे चचेरे भाई राजीव के सामने सम्मानजनक व्यवहार करना था। क्या कैरन कभी पैट्रियार्क ऑफ फ्रांस से बात करते समय विनम्र रहा है? ऐसा मत सोचो कि हजारों पालों वाले शहर में कोई शक्तिशाली लोग नहीं हैं, क्योंकि यह एक छोटी सी जगह है। हमारा चचेरा भाई आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा दुर्जय है। डॉट डॉट डॉट। रॉस और विलियम ने काफी देर तक बात की और जब अगला दिन आया तो रॉस अपने छोटे चचेरे भाई को एलिमेंटल टाइड मेडिटेशन लॉ सेट पूरा करने के लिए ढूंढने के लिए बेताब था, लेकिन विलियम ने उसे खींच कर ले गया क्योंकि वह दरवाजा खटखटाने ही वाला था। क्या तुम भूल गए कि चचेरे भाई राजीव ने कल तुमसे क्या कहा था? उसने तुमसे कहा था कि अगले कुछ दिनों का उपयोग एलिमेंटल टाइड के पहले भाग को सावधानीपूर्वक सुझाने में करो। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? लेकिन मैं सुनो, लेकिन अपने लिए रखो, मैंने 1000 सल्स सिटी में आधा साल बिताया और एक बहुत ही सरल नियम सीखा। क्या तुम जानना चाहते हो कि वह क्या है? वह क्या है? वह करो जो चचेरा भाई राजीव तुमसे करवाना चाहता है, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आरव मेहरा दोपहर के समय मेहरा फैमिली मैनर से चले गए, केवल विलियम को अपने साथ ले गए क्योंकि रॉस पीछे रह गया था। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि आरव मेहरा चाहते थे कि रॉस एलिमेंटल टाइड का पहला भाग तैयार करे। उन्हें वास्तव में उस कदम की आवश्यकता थी क्योंकि आरव मेहरा को एलिमेंटल टाइड के विवरण वास्तव में याद नहीं थे। हालांकि उन्हें क्षय हो रही लाइब्रेरी में एलिमेंटल टाइड मेडिटेशन लॉ सेट मिल गया था, लेकिन 13 सूत्रों वाला यह मेडिटेशन लॉ सेट आरव मेहरा के लिए बहुत कम मूल्य का था। एलिमेंटल टाइड का सबसे बड़ा प्रभाव मैना वर्लपूल का विस्तार था। यदि ध्यान विधि सेट में अभ्यास किया जाए तो मैना वर्लपूल 100 गुना बढ़ सकता है। उस समय कोई व्यक्ति जो मैना धारण कर सकता था वह असीम होगा, और अंतहीन झरने या अंतहीन झरने के उन्नत आकार जादुई महासागर के साथ रॉस कभी भी मैना से बाहर नहीं निकल पाएगा। केवल उस समय आरव मेहरा के आसपास का वातावरण बहुत कठोर था, नोसेंट विनाश के कगार पर था और वातावरण में मैना पहले से ही पूरी तरह से सूख चुका था। 100 गुना बड़ा मैना वर्लपूल होने का क्या फायदा था? वह किसी भी मैना को अवशोषित नहीं कर सकता था, ये पूरी तरह से बेकार होगा। इस प्रकार आरव मेहरा रॉस को एलिमेंटल टाइड के मेडिटेशन लॉ सेट को आसानी से नहीं सिखा सकता था। वह केवल एलिमेंटल टाइड के पहले भाग को सुझाने के लिए रॉस को भेज सकता था। बाकी को अभी भी पूरा किया जाना था, इसलिए उसे पहले भाग के आधार पर दूसरे और तीसरे भाग का अनुमान लगाना होगा। और ठीक है चचेरे भाई, क्या तुमने नहीं कहा कि नक्शा एक खतरनाक जगह की ओर ले जाता है? विलियम ने कुछ ऐसा पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। उससे पहले दोनों काफी देर तक गाड़ी में बैठे रहे। वाकई ये बहुत खतरनाक है। आरव मेहरा ने एक फीकी मुस्कान दिखाते हुए सिर हिलाया। लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने आखिरकार अपना मेडिटेशन लॉ सेट चुन लिया, आरव मेहरा ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया। चूंकि मैजिक एरे बहुत खास था, इसलिए आरव मेहरा ने कभी अपना मेडिटेशन लॉ सेट नहीं चुना था। लेकिन वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि उसके 10 मैजिक एरे एक साथ मिल गए थे। अगर वह मेडिटेशन लॉ सेट नहीं चुनता तो उसके मैजिक पथ पर खतरे बने रहेंगे। वास्तव में वह मामला पहले से ही आरव मेहरा के शेड्यूल में था। ऑकलैंड के लिए रवाना होने से पहले उसने अपने द्वारा ज्ञात कई मेडिटेशन लॉ सेट में से चुनना शुरू कर दिया था, और आरव मेहरा ने जो चुना वह 11 सूत्र, 12 सूत्र या 13 सूत्र वाला ध्यान विधि सेट नहीं था। उसकी नज़र 14 सूत्र वाले सेट पर थी। वह नोसेंट का सर्वोच्च ध्यान विधि सेट था। प्रत्येक भाग गहरा था और प्रत्येक नियम शक्तिशाली था, इस हद तक कि आरव मेहरा ने इस पर विचार करने में बहुत समय बिताया था और अभी तक अपना मन नहीं बना पाया था। आज तक आरव मेहरा ने रॉस मेहरा से मैजिक ओशन और एलिमेंटल टाइड के अस्तित्व के बारे में सुना। तब उसे एहसास हुआ कि उसे इसे फिर से चुनौती देने का अवसर मिल सकता है। नहीं, ये मैजिक ओशन और एलिमेंटल टाइड नहीं था।
मैजिक ओशन की तुलना आरव मेहरा की मैजिक एरे से शक्ति के मामले में नहीं की जा सकती थी, और हालांकि एलिमेंटल टाइड शक्तिशाली था लेकिन इसमें केवल 13 सूत्र थे। लेकिन मैजिक ओशन और मैजिक टाइड के पीछे एक प्रसिद्ध हेवन रैंक पावरहाउस छिपा हुआ था जिसने इतिहास में अपना नाम छोड़ दिया। तीसरे राजवंश के मध्य में एक स्वर्ग रैंक पावरहाउस जो नोसेंट की संपूर्णता को हिला देगा गोगास में प्रकट हुआ। उस व्यक्ति को जेसन वाग्रेन कहा जाता था जो गोगास का राजा था और उसे प्रसिद्ध राजकुमार वाग्रेन के नाम से भी जाना जाता था। वह लंबे समय से सम्राट झांतुई का करीबी दोस्त और प्रतिद्वंद्वी था। अपनी युवावस्था में उसने सम्राट झांतुई के साथ ओकलैंड मैजिक स्कूल में अध्ययन किया। बाद में वह गोगास लौट आया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे साम्राज्य में 30 साल की अराजकता आ गई। अध्याय 318। 29 वर्षों में साम्राज्य युद्ध की अराजकता से भरा हुआ था। लगभग सभी ने सोचा कि साम्राज्य एक निराशाजनक स्थिति में था, लेकिन सम्राट झांटुई ने सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सिंहासन प्राप्त किया, अशांत स्थिति के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी और जेसन वैग्रेन के साथ तुलान पर्वत में जाने से पहले सभी विरोधी ताकतों को दबाने के लिए लोहे की मुट्ठी का इस्तेमाल किया। पूरे 3 दिनों तक वहां रहे। उन 3 दिनों के दौरान क्या हुआ ये कभी किसी को पता नहीं चला। 3 दिन बाद सम्राट झांटुई ने गोगास राजा के जादुई कर्मचारियों को अपने हाथ में लेकर तुलान पर्वत छोड़ दिया और 30 साल के युद्ध को समाप्त कर दिया। उस बिंदु से जेसन वैग्रेन फिर कभी नहीं दिखाई दिया। लेकिन अजीब बात यह है कि कई दशकों के बाद भी सम्राट झांटुई यह स्वीकार करने से इनकार कर देंगे कि उन्होंने जेसन वैग्रेन को हराया था, और वे उसकी मृत्यु को स्वीकार करने से भी इनकार कर देंगे। लेकिन एक बार जब सम्राट झांटुई गंभीर रूप से बीमार थे तो उन्होंने गोगास राजा के बारे में कुछ अजीब बात कही। सम्राट झांटुई के पक्ष के लोगों के अनुसार सम्राट झांटुई कह रहे थे कि जेसन चले गए हैं और उन्हें खुद बहुत ईर्ष्या हो रही है। ये अजीब शब्द विरोधाभासी लग रहे थे क्योंकि जाने का मतलब स्पष्ट रूप से मृत्यु लग रहा था। इसमें ईर्ष्या करने लायक कुछ भी कैसे हो सकता है। लेकिन गोगास के राजा के बारे में किंवदंती नोसेंट में फैल गई और आज भी गोगास के चारों ओर कई निशान हैं। वह नोसेंट के इतिहास में सबसे शक्तिशाली युद्ध जादूगर था। तब से कोई भी युद्ध जादूगर उसके स्तर तक नहीं पहुंच पाया। उन वर्षों में जब वह सम्राट के साथ तुलान पर्वत में प्रवेश करता था तब वह पहले ही स्वर्ग रैंक पर पहुंच चुका था। कई लोगों का मानना था कि वह स्वर्ग रैंक के शिखर पर था। चाहे वह गोगास का राजा हो या सम्राट, उनकी ताकत उनके समकालीनों से कहीं ज्यादा थी। खासकर गोगास राजा। कौन जानता था कि अनगिनत वर्षों के बाद कितने जादूगरों ने उसका अध्ययन किया। इस गोगास राजा को केवल भयानक ही कहा जा सकता है। उसने लगभग पूरे युग पर अपना प्रभुत्व जमा लिया था, और अगर सम्राट झांटुई उसी समय जीवित नहीं होते तो गोगास का राजा उस युग का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता। जादू युग के चरम के दौरान किए गए जादू अनुसंधान अब की तुलना में अधिक विकसित थे। जादूगरों ने पहले से ही कुछ समय तक खोज की थी और अंत में निष्कर्ष निकाला था कि युद्ध जादूगरों की विधि का उपयोग करना काम नहीं करेगा। हालांकि मार्शल पथ और जादू पथ दोनों पर ध्यान केंद्रित करने से पारलौकिक लड़ाई शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन जितना आगे वे उस दिशा में गए उतना ही ऊपर उठना कठिन होता गया। गोगास के हजारों वर्षों के इतिहास में अनगिनत युद्ध जादूगर दिखाई दिए, लेकिन केवल कुछ ही स्वर्ग रैंक तक पहुंचे और गोगास राजा जेसन वैग्रेन अद्वितीय और बेजोड़ बन गए। हजारों वर्षों के इतिहास ने इसे जन्म दिया। पहले जादूगरों ने सोचा कि यह जेसन वैग्रेन की प्रतिभा के कारण था, लेकिन जैसे जैसे शोध जारी रहा उन्हें धीरे धीरे पता चला कि जेसन की प्राकृतिक प्रतिभा उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। इस परिणाम ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। अगले 20 वर्षों में जादूगर इस मामले पर शोध करते रहे। वे जानना चाहते थे कि जेसन अपनी अंतर्निहित प्रतिभा के स्तर पर उस स्तर तक कैसे पहुंच पाया। इन पागल जादूगरों के सामने लगभग कोई रहस्य नहीं था। जेसन के जीवन की हर बारीकी, हर छोटी छोटी बात की खोजबीन की गई। उन सभी की छानबीन की गई और बाद में जादूगरों को पता चला कि जेसन वैग्रेन का ध्यान विधि सेट बहुत खास था। अधिकांश जादूगर केवल एक ध्यान विधि सेट का अभ्यास करते थे और यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह ध्यान विधि सेट उनकी भविष्य की उपलब्धियों की सीमा तय करेगा। फिर भी जादूगरों का एक छोटा हिस्सा 2 या अधिक ध्यान विधि सेट रख सकता था, या विलियम की तरह पहले एक से शुरू कर सकता था और बाद में एक अलग सेट सिखाया जा सकता था। वह जल्द ही इसे 13 सूत्रीय ध्यान विधि सेट से बदल देगा। लेकिन विलियम मेहरा भी केवल बाद वाले ध्यान विधि सेट में ही महारत हासिल कर सका। दूसरे शब्दों में विलियम के पास केवल एक ही होगा। हालांकि जेसन वैग्रेन उस गोगास राजा के पास 3 ध्यान विधि सेट थे। हाँ, उसके पास वास्तव में 3 थे। एलिमेंटल टाइड सेट जिसने उसे भयावह मैना स्टोरेज दिया, और रूनस्टॉर्म सेट जिसने उसे भयावह शक्ति दी। जब उस जानकारी को खोदा गया तो उसने नोसेंट में हलचल मचा दी। आखिरकार चाहे वह एलिमेंटल टाइड हो या रूनस्टॉर्म, उन दोनों के पास 13 सूत्र थे और आमतौर पर एक साथ रहने में असमर्थ थे। कोई भी जादूगर इतना बोझ नहीं उठा सकता था। इस प्रकार जादूगर जेसन वैग्रेन की शक्ति का अध्ययन करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगे। उन्होंने पाया कि तीसरा ध्यान विधि सेट महत्वपूर्ण था। नोसेंट के 1000 साल के इतिहास में ये केवल एक बार जेसन वैग्रेन पर दिखाई दिया। गोगास राजा के तुलान पर्वत में गायब हो जाने के बाद कोई भी अन्य उस ध्यान विधि सेट के साथ नहीं दिखाई दिया।
ये काफ़ी मज़ेदार था। उस मेडिटेशन लॉ सेट में केवल 6 सूत्र थे और भले ही इसे नोसेंट की वर्तमान दुनिया में दिखाया गया हो, इसे केवल एक निम्न मेडिटेशन लॉ सेट माना जाएगा। यह शायद वैसा ही होगा जैसा कि आरव मेहरा को सेट से एक छात्र के रूप में मिल सकता था। फिर भी यह मेडिटेशन लॉ सेट ही था जिसने जेसन को एक साथ 3 मेडिटेशन लॉ सेट का उपयोग करने में सक्षम बनाया। उस शोध के परिणामों ने नोसेंट को पागल कर दिया और अनगिनत जादूगर शोधकर्ताओं की श्रेणी में शामिल हो गए जो इस रहस्यमय मेडिटेशन लॉ सेट को फिर से प्रकट करना चाहते थे। यह कोई मजाक नहीं था। कौन नहीं चाहता था कि 3 मेडिटेशन लॉ सेट का उपयोग किया जा सके। सैकड़ों वर्षों तक जादूगरों ने जेसन वैग्रेन से संबंधित हर चीज़ की तलाश की, लेकिन दुर्भाग्य से कई 100 वर्षों के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिला। जेसन वैग्रेन के जीवन में घटित हर एक चीज़ का गहन अध्ययन किया गया था, फिर भी वे इस रहस्यमय मेडिटेशन लॉ सेट को नहीं खोज पाए। यदि इतनी सारी जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज न की गई होती तो लोग भूल जाते कि जेसन वाग्रेन के पास वास्तव में 3 ध्यान कानून सेट थे। जेसन की कहानी के लिए यह अभियान अनगिनत वर्षों तक जारी रहा। मृत्यु के अधिपति सैंड्रो के उभरने और गोगास राजा से ध्यान हटाने में कई और शताब्दियां लग गईं। स्वाभाविक रूप से यह एक और कहानी थी। दूसरे शब्दों में, जेसन वाग्रेन का तीसरा ध्यान कानून सेट नोसेंट का एक और अनसुलझा रहस्य था। यहाँ तक कि आरव मेहरा को भी केवल इतना ही पता था कि गोगास राजा के इतने अपमानजनक क्षेत्र में पहुंचने का कारण तीसरे ध्यान कानून सेट का अस्तित्व था। पहले तो आरव मेहरा को इससे बहुत सरोकार नहीं था, लेकिन जब रॉस ने उल्लेख किया कि नक्शा एलिमेंटल टाइड से संबंधित हो सकता है तो आरव मेहरा को अचानक याद आया कि संपूर्ण एलिमेंटल टाइड कुछ ऐसा था जिस पर गोगास राजा ने महारत हासिल की थी। अधिक सटीक रूप से कहें तो यह एलिमेंटल टाइड और एंडलेस स्प्रिंग था जो एक बिल्कुल नया मैजिक कंडक्टिंग रून मैजिक सी बना रहा था। एक बार जब जेसन ने इसे प्राप्त कर लिया तो वह बेजोड़ हो गया। रॉस ने कहा कि वे संभवतः नक्शे का अनुसरण करके बाकी विरासत प्राप्त कर लेंगे। ईमानदारी से कहें तो आरव मेहरा को वास्तव में एक संपूर्ण एलिमेंटल टाइड की परवाह नहीं थी। जब तक आरव मेहरा तैयार था वह एक अधिक शक्तिशाली मेडिटेशन लॉ निकाल सकता था, लेकिन आरव मेहरा को लगा कि यह नक्शा उसे केवल एलिमेंटल टाइड तक नहीं ले जाएगा। यही उसकी आशा थी। वास्तव में लगभग सभी जानते थे कि गोगास राजा की मृत्यु तुलान पर्वत में हुई थी और आरव मेहरा के हाथों में नक्शा उस दिशा में ले गया, ये तुलान पर्वत की ओर ले गया। तुलान पर्वत, एलिमेंटल टाइड, मैजिक ओशन, सब कुछ एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था, जेसन वैग्रेन। इसने उस खोए हुए 6 सूत्रीय ध्यान विधि सेट की ओर भी इशारा किया। इसने आरव मेहरा को बहुत लुभाया, और कौन सा जादूगर अपनी सूची में बहुत कुछ रखने में सक्षम नहीं होना चाहता था। इस प्रकार आरव मेहरा ने दृढ़ता से अपना निर्णय लिया, ये संकल्प करते हुए कि वह पहाड़ों का दौरा करेगा चाहे कुछ भी हो। स्वाभाविक रूप से उसे पहले कुछ तैयारियां करनी थीं, जैसे कि डूम स्टाफ को अपग्रेड करना। चचेरे भाई, हम आखिरकार यहाँ हैं। जैसे ही आरव मेहरा ये सोच रहा था, गाड़ी मर्करी टॉवर के बाहर खड़ी हो गई। मर्करी टॉवर ओकलैंड के उत्तर में बर्फ और आग की भूमि ज़ियोलान के पास स्थित था। ये कीमियागरों की पवित्र भूमि थी जो हरे भरे जंगल में ऊंची खड़ी थी, जबकि यासेन नदी धीरे धीरे उसके बगल में बह रही थी। टॉवर के तल पर हरी पहाड़ियां और साफ पानी खड़ा था। मानव रूप में कीमिया कठपुतलियां प्रवेश द्वार पर पहरा दे रही थीं, जो नींद में लग रही थीं। लेकिन आरव मेहरा को पता था, इनमें से हर एक कठपुतली में चौंकाने वाली शक्ति थी, और अगर एक दिन टॉवर पर हमला हुआ तो ये कठपुतलियां तुरंत सक्रिय हो जाएंगी। वे जिस तरह की मारक क्षमता से बरसती थीं, उससे शायद बड़े जादूगर भी बचकर नहीं निकल पाते। नमस्ते, मैं राजीव मेहरा हूँ। मैं थाउजेंड सल सिटी से आया हूँ और मुझे सर करोन ने आमंत्रित किया था। क्या आप उन्हें मेरे आने की सूचना दे सकते हैं? कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। ये सुनते ही गार्ड के चेहरे पर सम्मानपूर्ण भाव दिखाई दिए। जल्द ही गार्ड ने करोन को अपने पास बुला लिया। हाँ मेहरा, तुम आखिरकार आ ही गए। करोन ने आरव मेहरा का गर्मजोशी से स्वागत किया। दुर्भाग्य से गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन में कुछ समस्याएं आ गईं और टीचर उसे ठीक करने चले गए। तुम्हें देखकर वे बहुत खुश होते। अध्याय 319। ये सुनकर आरव मेहरा अचानक रुक गया और उसने करोन को एक अजीब नज़र से देखा। हालांकि यह पहली बार था जब आरव मेहरा मर्करी टॉवर में आया था, लेकिन वह करोन और सुयास दोनों से परिचित था। उसने मर्करी टॉवर की परिस्थितियों के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, इसलिए वह कैसे नहीं जान सकता था कि मर्करी टॉवर की कठपुतली सेना ने पहले ही गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन की सतह पर कब्जा कर लिया था। वुड एल्व्स की मदद से वे लगातार अंडरडॉग को कुतर रहे थे। हालांकि अंडरडॉग के एल्व्स, जिन्हें ड्रॉस के नाम से भी जाना जाता है, जमकर विरोध कर रहे थे, लेकिन उनका विनाश पहले से तय था। ये केवल समय की बात थी। ये कहा जा सकता है कि मर्करी टॉवर के गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन की स्थिति पहले से ही तय हो चुकी थी। इन परिस्थितियों में उन्हें अभी भी नोलन की व्यक्तिगत रूप से कमान संभालने की आवश्यकता कैसे हो सकती है? क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं, बस एक मामूली बात है। करोन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी मजबूरी भरी मुस्कान में एक भारी भाव छिपा हुआ था। हाँ, चूंकि करोन इस बारे में बात करने को तैयार नहीं थी, इसलिए आरव मेहरा ने इस बारे में सवाल करना जारी नहीं रखा। वह हंसा और फिर उसने बताया कि वह किस लिए आया था। वैसे भी सर करोन, मैं उम्मीद कर रहा था कि मर्करी टॉवर मेरा भला करेगा। ओह, यह इस तरह है सर करोन।
मैंने अभी अभी बहुत अच्छी जादुई सामग्री का एक बैच प्राप्त किया है, लेकिन मुझे इसे व्यक्तिगत रूप से संसाधित करने में कम से कम आधा साल लगेगा, इसलिए मैं मर्करी टॉवर आया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मर्करी टॉवर इन जादुई सामग्रियों के साथ मदद कर सकता है। जहां तक इनाम की बात है, मैं आपके काम के लिए बाजार मूल्य से 30% अधिक दूंगा। एकमात्र आवश्यकता यह है कि मास्टर कीमियागर ही इन सामग्रियों को संसाधित करने वाले हों। मास्टर कीमियागर। तैयारी करने के बावजूद करोन मुख्य आवश्यकता सुनकर अपनी सांस रोके नहीं रह सका। जादुई सामग्रियों के एक बैच को संसाधित करने के लिए मास्टर कीमियागर की आवश्यकता, ये समझने के लिए पर्याप्त था कि उन जादुई सामग्रियों का सबसे अधिक आश्चर्यजनक मूल्य था। रुको, जादुई सामग्री? अच्छा मेहरा, मैंने एक युवा जादूगर के बारे में सुना है जो ब्लैक हॉर्न नीलामी में अपनी संपत्ति को इधर उधर फेंक रहा था और हैंसन चार्लोट को खून उगलवा रहा था। क्या वह तुम नहीं थे? हम। आरव मेहरा ने अपना गाल खुजलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। जैसा कि उम्मीद थी, यह आप ही थे, करोन ने चुप होने से पहले कहा। हालांकि उसने पहले ही लोगों को ये कहते हुए सुना था कि यह युवा जादूगर राज्य के पूर्वी हिस्से में सबसे अमीर लोगों में से एक था, लेकिन उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी संपत्ति उस स्तर तक पहुंच जाएगी जहां वह नीलामी में कुछ दर्जन मिलियन खर्च कर सकता है। इस तरह की संपत्ति बाजार में अराजकता पैदा कर सकती है, यहां तक कि ओकलैंड में भी। ठीक है, आपने जो जादुई सामग्री अर्जित की है उसे वास्तव में मास्टर अल्केमिस्ट द्वारा संसाधित किया जाना चाहिए। चलो पहले मेरी प्रयोगशाला में चलते हैं ताकि मैं अपने क्षितिज का विस्तार कर सकूं। मैंने कभी इतना बड़ा स्टार रत्न नहीं देखा। मर्करी टॉवर के भावी मास्टर के रूप में करोन की स्थिति नोलन से बहुत कम नहीं थी। उसकी कीमिया प्रयोगशाला भी सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित थी। ये केवल स्थिति का प्रतीक नहीं था, क्योंकि इसमें सबसे उन्नत कीमिया उपकरण भी थे। यहाँ तक कि आरव मेहरा को भी ऐसा लगा जैसे वह करोन की प्रयोगशाला में जाकर अपने क्षितिज का विस्तार कर रहा है। इसकी तुलना में गिल्डेड रोज में आरव मेहरा की प्रयोगशाला का उल्लेख करना भी उचित नहीं था। काफी बड़ा प्रदर्शन। अनुभवी और जानकार करोन भी इन जादुई सामग्रियों को देखने के बाद आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। ये खर्च किए गए सभी सोने के लायक था। ये बहुत चौंकाने वाला था। 20,000 सोने के मूल्य वाले स्टार जेम की तो बात ही छोड़िए, बाकी 6 जादुई सामग्रियों को भी उच्च गुणवत्ता वाले सामान के रूप में गिना जा सकता है। इनमें से कोई भी वस्तु प्रदर्शित होने पर कीमियागरों के बीच पागलों जैसी लड़ाई का कारण बन सकती है। उन्हें लंबे समय तक देखने के बाद करोन ने अनिच्छा से अपनी नज़र उनसे हटा ली। ठीक है मेहरा, आप इन जादुई सामग्रियों को कैसे संसाधित करने की योजना बना रहे हैं? मैंने प्रसंस्करण प्रक्रिया पहले ही तैयार कर ली है, आरव मेहरा ने कागज का एक ढेर निकालते हुए कहा। लेखन सभी प्रकार के आरेखों और पात्रों से भरा हुआ था। एक साधारण कीमियागर को इसे देखकर ही चक्कर आ जाएगा। यह इस हद तक था कि समय के साथ साथ करोन की अभिव्यक्ति भी अधिक गंभीर होती जा रही थी। आधे घंटे से भी कम समय के बाद करोन ने आखिरकार कागजों का ढेर नीचे रख दिया। अच्छा मेहरा, करोन ने सोचा कि वह जो कहना चाहता है उसे कैसे कहे, इससे पहले कि वह दुखी होकर पूछे, मेहरा क्या तुम मर्करी टॉवर के सभी मास्टर अल्केमिस्ट को उन प्रोसेसिंग प्लान के साथ बंद करने की योजना बना रही हो? जब लिन ने मास्टर अल्केमिस्ट के लिए पूछा था तो करोन ने जादुई सामग्रियों को संभालने के लिए उनमें से 1 या 2 की व्यवस्था करने के बारे में सोचा था। लेकिन प्रस्ताव को पढ़ने के बाद करोन को पता था कि उसके विचार बहुत सरल थे। एक बार जब कागजों का ढेर दिखाई दिया तो उसे समझ आ गया। जादुई सामग्रियां केवल गौण थीं और प्रोसेसिंग महत्वपूर्ण थी। प्रसंस्करण विधियां बहुत जटिल थीं और करोन को बस आश्चर्यचकित कर दिया। उदाहरण के लिए डार्कनेस ईविल पायथन की त्वचा। आमतौर पर डार्कनेस पायथन की त्वचा का प्रसंस्करण बहुत जटिल नहीं होगा, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से रक्षात्मक उपकरण बनाने के लिए उपयुक्त था और क्योंकि जटिल प्रसंस्करण पैटर्न को नष्ट कर सकता था। लेकिन उसकी आंखों के सामने प्रसंस्करण योजना आसान नहीं होगी। युवा जादूगर ने वास्तव में अंधेरे जादू वाले पैटर्न को छीलने के लिए कहा। जब करोन ने यह अनुरोध देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि यह संभव नहीं है, लेकिन बाकी पढ़ने के बाद करोन को पता चला कि यह अनुरोध आकस्मिक रूप से नहीं किया गया था। युवा जादूगर ने वास्तव में एक व्यवहार्य विधि लिखी थी। स्वाभाविक रूप से यह विधि बहुत परेशानी वाली होगी। करोन ने अनुमान लगाया कि भले ही वह व्यक्तिगत रूप से इसका ध्यान रखे, फिर भी उसे इस पर 2 महीने बिताने होंगे। मर्करी टॉवर के अन्य मास्टर कीमियागरों का तो कहना ही क्या। सिर्फ एक डार्कनेस ईविल पायथन स्किन इतनी जटिल थी और बाकी 5 जादुई सामग्री इतनी सरल नहीं होगी, जिससे करोन को आश्चर्य हुआ कि क्या आरव मेहरा सिर्फ मर्करी टॉवर के सभी मास्टर अल्केमिस्ट पर कब्जा करना चाहता था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता सर करोन। पूरे ओकलैंड में सिर्फ मर्करी टॉवर ही इस तरह की प्रोसेसिंग कर सकता है। अगर आप मेरी मदद करने के लिए सहमत नहीं हैं तो मैं सिर्फ जादुई सामग्री को अपने सामने रख सकता हूं और उन्हें देख सकता हूं। मेहरा। करोन ने आरव मेहरा की चापलूसी को नज़रअंदाज किया और एक अजीब भाव से समझाया, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद करने से इनकार करता हूं, बस आपकी प्रोसेसिंग योजनाएं बहुत ज़्यादा मांग वाली हैं। अगर हम वास्तव में आपकी आवश्यकताओं का पालन करते तो मर्करी टॉवर के प्रयासों को पूरे 2 महीने लग जाते। पहले ये ठीक होता, लेकिन अब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें सच बताऊं मेहरा,
गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन में मर्क्री टॉवर को बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि टीचर को भी जाना पड़ा। क्या यह इतनी परेशानी वाली बात है? हाँ, चूंकि चर्चा इतनी आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए कैरन ने अब सच्चाई नहीं छिपाई और कड़वाहट से मुस्कुराते हुए उसने समझाया, वर्तमान गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन में स्थिति बहुत जटिल है। वुड एल्व्स ने गठबंधन छोड़ दिया है और हमारे 4 कठपुतली सैनिकों को हिरासत में ले लिया है। ड्रॉ भी पागल हो गए हैं और सतह पर हमला करने के लिए वे सब कुछ कर रहे हैं जो वे कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा प्लेन अचानक हम बाहरी लोगों का विरोध करने के लिए एक साथ आ गया है। 1 महीने में हमने कई 100 कठपुतलियों और 7 महान कीमियागरों को खो दिया। यहाँ तक कि सुयास भी गंभीर रूप से घायल हो गया। ये बहुत गंभीर है। ये सुनकर आरव मेहरा अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन का उपनिवेशीकरण लगभग पूरा हो चुका था और जब तक वे वुड एल्व्स के साथ एकजुट रह सकते थे, उनके पास डार्क एल्व्स को कुचलने और अंततः 10 वर्षों के भीतर प्लेन पर नियंत्रण हासिल करने की शक्ति थी। गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन कोई साधारण प्लेन नहीं था। वह प्लेन नोसेंट से कमतर नहीं था। ये प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था और इसमें जमीन का एक विशाल विस्तार था। जब तक वे गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन पर विजय प्राप्त कर सकते थे, मर्क्री टॉवर की शक्ति एक बड़ी छलांग लगा सकती थी। उस समय एंडलूसा किंगडम की बात तो दूर, उन्हें नोसेंट के सभी में एक शीर्ष शक्ति के रूप में भी माना जा सकता था। गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन वास्तव में मर्क्री टॉवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस हद तक महत्वपूर्ण कि वे इसके लिए अपना सब कुछ लगा देंगे। मेहरा, आप देखिए, यह इस समय संभव नहीं है। कैरन ने अपनी बात समाप्त करने के बाद उसे लगा कि सीधे तौर पर अस्वीकार करना बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए उसने एक समझौता प्रस्तावित किया। अब मर्क्री टॉवर में 6 या 7 मास्टर अल्केमिस्ट बचे हैं। मैं उन्हें पहले शुरू करने दूंगा और सरल प्रक्रिया में आपकी मदद करूंगा। स्वाभाविक रूप से समय की कमी है, इसलिए मेरा अनुमान है कि वे 1 महीने में एक को पूरा कर सकते हैं। वास्तव में समय की कमी है। आरव मेहरा ने सिर हिलाया। मूल रूप से उसने 2 महीने के भीतर सभी जादुई सामग्रियों की प्रक्रिया पूरी करने के लिए मर्क्री टॉवर के मास्टर अल्केमिस्ट को उधार लेने की योजना बनाई थी। इस तरह डूम स्टाफ और 10,000 स्पेल व्हील लगभग एक ही समय में पूरे हो जाएंगे। इन 2 मैजिक टूल्स के साथ उसके पास ऑरिज पर्वत पर जाने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास होगा। लेकिन अब डूम स्टाफ को थोड़ा समय लग सकता है। इसे भूल जाओ, पहले 10,000 स्पेल व्हील को पूरा करना बेहतर है। ठीक है, हम आपके कहे अनुसार करेंगे, सर कैरन। इसके अलावा क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए यह प्रयोगशाला उधार दे सकते हैं? मैं स्टार जेम को प्रोसेस करने के लिए इसे उधार लेना चाहता हूँ। कोई समस्या नहीं, आप यहाँ कोई भी उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताने के लिए किसी को भेजिए। मैं अभी जाकर आपकी जादुई सामग्री के प्रसंस्करण की व्यवस्था करने में मदद करूंगा। अध्याय 320। आरव मेहरा कुछ दिनों तक करोन की कीमिया प्रयोगशाला में रहा। बाहरी दुनिया की सारी गड़बड़ी को त्याग कर उसने खुद को स्टार जेम के प्रसंस्करण में समर्पित कर दिया, जिसके लिए उसने 20,000 स्वर्ण का भुगतान किया था। यह एक बहुत ही कठिन प्रयास था। अफवाह थी कि यह एक गिरे हुए तारे के सार के एक हिस्से का क्रिस्टलीकरण था। हालांकि यह केवल एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन इस छोटे से हिस्से में एक दुनिया की शक्ति थी जिसने स्टार रत्नों को इतना कीमती बना दिया। आरव मेहरा के लिए 10,000 जादू का पहिया सिर्फ एक सच्चा आत्मा जादू उपकरण नहीं था। ये जादू सरनी और उसके जादू पथ की नींव से संबंधित था। 10,000 जादू के पहिए का भ्रूण रूप पहले ही पूरा हो चुका था और अब इसे बदलने के लिए केवल कोर की आवश्यकता थी। जहां तक रूपांतरण के बाद ये किस चरण तक पहुंचेगा, ये कोर की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। स्टार जेम की गुणवत्ता को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें दुनिया की थोड़ी शक्ति होती है। आरव मेहरा को लगा कि यह हिस्सा व्यावहारिक रूप से 10,000 स्पेल व्हील के लिए बनाया गया था। स्टार जेम उसे ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल दायरे तक पहुंचने देगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्पेल व्हील को थोड़ी विश्व शक्ति देगा। ये विश्व शक्ति का हिस्सा पहले तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं ला सकता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और आरव मेहरा की ताकत बढ़ती गई, जल्दी या बाद में एक दिन ऐसा आएगा जब वह स्वर्ग रैंक के रास्ते पर चलेगा। उस समय ये विश्व शक्ति का हिस्सा उसके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस विश्व शक्ति के हिस्से पर भरोसा करके आरव मेहरा को जिस रास्ते से गुजरना होगा वह बहुत छोटा हो जाएगा। ये 10,000 स्पेल व्हील की शक्ति थी। स्टार जेम के मूल के साथ यह आरव मेहरा को किसी भी आर्कमेज की तुलना में बहुत पहले विश्व शक्ति के संपर्क में आने देगा। लेकिन यह भी विश्व शक्ति के उस हिस्से की वजह से था कि स्टार जेम की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि विश्व शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे आरव मेहरा अभी छू सकता था। वह रैंक में अंतर को पूरा करने के लिए अपने युग पार करने वाले ज्ञान और तकनीकों पर ही भरोसा कर सकता था। आरव मेहरा को स्टार जेम की प्रक्रिया पूरी करने में आमतौर पर कम से कम 1 महीने का समय लगता, लेकिन सौभाग्य से वह एंडलूसा किंगडम की सबसे उन्नत प्रयोगशाला कार्यशाला में था। इस प्रयोगशाला के अंदर सभी सुविधाएं वास्तव में उत्कृष्ट थीं। स्टार जेम की पॉलिशिंग और नक्काशी को पूरा करने में आरव मेहरा को केवल 3 दिन लगे। किसी को पॉलिशिंग और नक्काशी के चरणों को कम नहीं समझना चाहिए। ये पहले से ही आधी प्रक्रिया थी, खासकर मैना पैटर्न को तराशना। चूंकि इसमें थोड़ी विश्व शक्ति थी, इसलिए स्टार जेम सभी प्रकार की ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील था।
अगर इसे ट्रिगर किया जाता तो स्टार जेम अपनी शक्ति जारी कर सकता था। यहाँ तक कि आरव मेहरा भी ऊर्जा के विस्फोट का विरोध नहीं कर पाएंगे जब तक कि उनके पास रूनिक शील्ड सक्रिय न हो। लेकिन समस्या ये थी कि रूनिक शील्ड को हर समय बनाए नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उन्हें स्टार जेम पर मैना पैटर्न बनाते समय बहुत सावधान रहना पड़ा। अगर कोई गलती हुई तो वे अपनी जान गंवा देंगे। आरव मेहरा ने उन्नत सुविधाओं की मदद से इन 2 नर्व रैकिंग कार्यों को पूरा करने में 3 दिन बिताए। उन्होंने अपनी आंखें फिर से खोलने से पहले दिन का बाकी समय एक छोटे ध्यान सत्र में बिताया। उन्होंने मैना क्रिस्टल की तलाश करने की योजना बनाई जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। अंदर आइए। आरव मेहरा को पता था कि दस्तक देने वाला व्यक्ति केवल करोन ही हो सकता है। निश्चित रूप से जैसे ही दरवाजा खोला गया, करोन एक अप्रिय भाव के साथ अंदर चली गई। कुछ हुआ? ठीक है, कैरन ने हिचकिचाते हुए कहा। मेहरा, आपकी डार्कनेस ईविल पायथन स्किन की प्रोसेसिंग के दौरान एक छोटी सी समस्या आ गई है। मैं इस बारे में आपसे सलाह लेने आया हूं और ये देखने आया हूं कि क्या हम प्रोसेसिंग प्लान में बदलाव कर सकते हैं। प्रोसेसिंग प्लान में बदलाव करें? आरव मेहरा ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। अगर उसे सिर्फ एक साधारण ऑगमेंट बनाने की ज़रूरत होती तो प्रोसेसिंग प्लान में बदलाव करने में कोई समस्या नहीं होती। इससे ज़्यादा कुछ शक्ति कम हो जाती या शायद कोई फंक्शन बदल जाता। लेकिन जादुई सामग्रियों के समूह को कस्टम डिज़ाइन किए गए डूम स्टाफ के लिए तैयार करना पड़ता। वे सभी एक पूरे सिस्टम का हिस्सा थे, इसलिए अगर उनमें से किसी में भी कोई त्रुटि होती तो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो जाता। हाँ, आप समझ गए। कैरन ने अपनी जेब से कुछ कागज़ निकाले और उसे दे दिए। सबसे ऊपर एनिहिलेशन ब्लैक होल सॉलिडिफिकेशन एरे बना हुआ था। इस विनाशकारी ब्लैक होल से इसे छीलने के बाद यह अब ठोस नहीं बन सकता। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या हमें विनाशकारी ब्लैक होल के कारण होने वाली खामियों को दूर करने के लिए मेलिन रे को जड़ना चाहिए। नहीं। एक नज़र के बाद आरव मेहरा ने करोन के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में असंभव है सर करोन। हालांकि मालिन रे के प्रभाव कमोबेश एनिहिलेशन ब्लैक होल के समान ही हैं। जहां तक मेरा सवाल है, अगर यह एनिहिलेशन ब्लैक होल को ठोस नहीं बना सकता है तो पूरा डार्कनेस ईविल पायथन स्किन मेरे लिए बेकार हो जाएगा। मेहरा, ये केवल मालिन रे का उपयोग कर रहा है। इतनी तीखी आपत्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करोन ने आरव मेहरा का जवाब सुनते ही भौहें सिकोड़ लीं। वह शुरू में एक एहसान के तौर पर मदद करने के लिए सहमत हुआ था, लेकिन अब एनिहिलेशन ब्लैक होल को ठोस बनाना पहले से ही बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके मास्टर अल्केमिस्ट अधीनस्थों ने पहले ही इसके कारण शोर मचाना शुरू कर दिया था। उन्हें लगा कि इस तरह की प्रक्रिया चीज़ों को बहुत मुश्किल बना रही है और उनमें से कुछ ने तो प्रोजेक्ट पर काम करना भी छोड़ दिया। जब वह बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाने में कामयाब हुआ और कहा कि वह युवा हाई मैच से सलाह लेगा और देखेगा कि क्या हर कोई एक कदम पीछे हट सकता है, तो उसने उम्मीद नहीं की थी कि क्लाइंट इतना अनुचित होगा। आरव मेहरा ने करोन के हाव भाव देखे और उसका सार समझ गया। इसके बारे में सोचने के बाद करोन की प्रतिक्रिया बिल्कुल सामान्य थी। अंत में उसे 2 युगों के बीच के अंतर पर विचार न करने के लिए खुद को ही दोषी मानना पड़ा। जादू के युग के चरम के दौरान एक विनाशकारी ब्लैक होल का ठोसकरण बहुत परेशानी भरा काम नहीं माना जाता था। कोई भी मास्टर कीमियागर यह कर सकता था, लेकिन कीमिया की स्थिति उस युग से अनगिनत साल पीछे थी, जिससे यह वर्तमान मास्टर कीमियागरों के लिए एक कठिन समस्या बन गई। यह महसूस करते हुए आरव मेहरा ने धीरे से आह भरी। ठीक है सर करोन, जब तक कि रुको। आरव मेहरा की बात पूरी होने से पहले ही करोन के हाव भाव बदल गए। उसने तुरंत अपनी जेब से एक आंख के आकार की क्रिस्टल बॉल निकाली। क्रिस्टल बॉल एक चमकदार लाल रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी, जो एक दृश्य दिखा रही थी, और एक हल्का धुआं युद्ध के मैदान में भर गया। अरे, गोल्ड फॉरेस्ट प्लेन में कुछ हुआ है। मुझे तुरंत मदद के लिए जाना होगा। मेहरा, अगर और कुछ नहीं है तो आपको अभी मर्करी टॉवर में रहना चाहिए, और जब मैं वापस आऊँगा तो हम इस चर्चा को जारी रख सकते हैं कि एनिहिलेशन ब्लैक होल के ठोसकरण की समस्या को कैसे हल किया जाए। आरव मेहरा को यह सुनकर चिंता हुई। प्लेन युद्ध में आसानी से महीनों या सालों लग सकते हैं। अगर वह करोन के वापस आने तक इंतजार करता तो क्या वह अपना समय बर्बाद नहीं करता? उसे तुलन पर्वतों का पता लगाने के लिए डूम स्टाफ की जरूरत थी। ये सोचते हुए आरव मेहरा ने तुरंत करोन को जाने से रोक दिया। क्या मैं मर्करी टॉवर के मास्टर अल्केमिस्ट के साथ एनिहिलेशन ब्लैक होल को ठोस बनाने की समस्या पर चर्चा करूं? अच्छा, तुम उनसे बात करो, वे इस प्रयोगशाला के नीचे हैं। करोन इस पर और अधिक समय नहीं बिता सका और जल्दी से चला गया। शून्य में गायब होने से पहले प्लेन पथ को खोलने के लिए मंत्र का जाप किया। अरे, आरव मेहरा दंग रह गया। वह ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बात भी पूरी नहीं की। भूल जाओ, प्रसंस्करण योजनाओं पर चर्चा करने का समय आ गया है। आरव मेहरा ने आह भरी और स्टार जेम को उसकी सीमा तक चार्ज करने की अपनी योजना छोड़ दी। कमरे से बाहर निकलने और नीचे जाने से पहले उसने जल्दी से प्रयोगशाला को साफ किया। इस समय एनिहिलेशन ब्लैक होल की समस्या के कारण निचली मंजिल पर स्थित प्रयोगशाला पहले ही काम करना बंद कर चुकी थी। जब आरव मेहरा अंदर आया तो उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का मास्टर अल्केमिस्ट डार्क ईविल पायथन स्किन को ध्यान से देख रहा था और गहराई से सोच रहा था। तुम क्या कर रहे हो? कदमों की आहट सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं और डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह ऐसी जगह है जहां कोई भी आ सकता है?
आरव मेहरा दंग रह गया, और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, अधेड़ उम्र का आदमी बोलता रहा, तुम्हारा क्या मतलब है? जब उसने देखा कि आरव मेहरा अभी तक नहीं गया है, तो अधेड़ उम्र के एल्केमिस्ट की भौहें और गहरी हो गईं। तुम किसके शिष्य हो? तुम नियमों को कैसे नहीं समझ पाए? यहाँ की कीमिया के औजार राज्य में सबसे उन्नत हैं, यहाँ की सभी जादुई सामग्रियाँ अमूल्य हैं। तुम लापरवाही से आकर कुछ भी बर्बाद कर सकते हो। अगर तुमने कुछ तोड़ दिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। मैं सर करोन का हूँ, आरव मेहरा ने शुरू किया। शुरू में वह कहना चाहता था, मैं सर करोन का दोस्त हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे बीच में ही टोक दिया। सर करोन का शिष्य, तुम किसे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि सर करोन ने 1 दर्जन सालों में कोई शिष्य नहीं लिया है? बताओ, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों घुस आए? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते? अच्छा, जब तक मैं तुम्हें पकड़ न लूं, रुको, मैं तुम्हारे शिक्षक को बुलाऊंगा। नियमों का पालन न करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं देखना चाहता हूं कि ऐसे बच्चे को किसने सिखाया। ये कहने के बाद अधेड़ की मियागर खड़ा हो गया, बिना कुछ कहे अपना हाथ ऊपर उठाया। आसपास का मन आरव मेहरा के चारों ओर बेड़ियों में बदल गया।